401 मैं ऐसा करता हूं, लेकिन सभी लोगों की बातें आपने देखी और इस सच्चाई पर गौर किया कि आपने हमारे साथ भी ऐसा करने की कोशिश की थी। मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक ही चीज का एपिसोड हो गया। मृत दक्ष ने बड़बड़ाते हुए अपनी तलवारें को गाए और एक ही युद्ध में छोटी महिला को मार डाला। उसने कहा, पहले से ही किसी मांस का स्वाद है। क्या लगता है कि मैंने इसे शामिल कर लिया है? ये पूरा शहर घिनौना आप में से किसी को भी नहीं किया गया है। वह मूसा के पीछे और मैया की ओर से चला गया है। मैं अभी भी यहाँ आए हूँ। थक पा आया। वह रेस्तरा से अधिक लोग पास में थे और रेस्तरा की ओर देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने रेस्तरा से बाहरी दक्ष दर्शन वे सभी चौंक गए। अभी तक मेरा कारण नहीं है। वह क्या सोच रही है? एक का कम व्यक्ति का मतलब है कम खाना। वह क्या सोच रही है? किसी बच्चे ने अपने साथ वाली महिला को छोड़ दिया है और बाहर भाग गया है। वह महिला पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कुछ भी हो, हम इस बच्चे को नहीं दे सकते। दसियों लोगों के बीच चर्चा करने के लिए किसी को भी पता नहीं था कि दक्ष कुछ दूरी पर है। फिर भी बातें शांत हो सकती हैं। एक मिनट रुको। उसके हाथ में जो तलवार है, ऐसा क्यों हो रहा है कि वह खून से सनी हुई है? दसियों लोगों में से एक ने अचानक कहा। जब उसने चेन की तलवारों पर कीमती पत्थर देखा, दक्ष ने उस आदमी की तरफ देखा और शैतान की तरह की मुस्कान वह अपनी जगह से गायब हो गई। हर किसी को आश्चर्य हुआ कि लाजचैन कहाँ थी, और जब लाजचैन पीछे गए तो उन्होंने देखा कि वह एक ब्रह्मांड था। ऐसा लग रहा है कि यह खून से है, क्योंकि यह खून से है। यह आखिरी शब्द थे जो आदमी तलवारों के पीछे से अपने दिल में पहले सुने थे। जैसे ही दक्ष ने अपनी तलवारें लहराए, उसने मुंह से खून निकाला और उल्टी के बल गिर गया। बाकी लोगों ने दक्ष को ढूंढ लिया और उसकी ओर मूंछें ले ली। वह क्या है? उनमें से एक ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी तरह से कर पाता, एक सोने की अंगूठी उसके गले में घुस गई, जिससे उसकी मशीन ही मर गई। लोगों के पास कोई भारी हथियार नहीं था, लेकिन सभी के पास हथियार थे। उन्होंने अपना चाकू निकाला और दक्ष की ओर भागे। हमारे लिए मरो! वे चिल्लाते हुए दक्ष के पीछे भागे, लेकिन छलांग के बजाय दक्ष वहीं खड़ी रही। आंखों का रंग बदल गया और उनमें धुंधलापन आ गया, मानो उनकी आंखों के अंदर कोहरा हो। जो 8 लोग उस पर हमला करने वाले थे, वे जहां तहां चाकू मारकर चले गए और उनके चेहरे पर निशान पड़ गए। वे देखते हैं कि उनके सामने खड़ी व्यक्तिगत लॉकचेन नहीं थी, बल्कि कुछ और थी। उनका सामने एक भव्य काला बाघ खड़ा था। बाघ के पंख लाल थे। वे लोग मुझे के लिए निकले, लेकिन उन्होंने देखा कि वे काले किले वाले बाघों से निकले हुए थे। वे क्वेश्चन के बल बैठ गए और डर के मारे रोने लगे। उन्होंने कुछ ने तो अपनी पैंट भी पसंद कर ली। कृपया हमें मत मारो! वे वफादार से भीख वफादार लगे। इस बात से अनंत ने कहा कि यह केवल एक भ्रम था जो लाजचैन ने उनके लिए बनाया था। जब वे बाघों से भीख मांग रहे थे तो बड़ी चैन बड़ी आराम से उनके करीब चली गई और उनका सिर काट दिया गया। एक के बाद एक वह संदेश के सिर काट रहा है। जल्द ही उनमें से सभी 8 मर गए। दक्ष की लाइन अपने सामान्य रंग में लौटती है। स्वर्गीय दानव पंख, वह बड़बड़ा हुए कहा गया, क्योंकि उसकी पीठ के पीछे 4 सुंदर पंख दिखाई देते हैं। उसने ने अपने स्वर्गीय दानव वफालों की मदद से शहर के ऊपर फ्लाव शुरू कर दिया। वह अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग उन स्थानों की खोज में भी करती है जहां वह रहती है। रास्ते में उसने कुछ लोगों को एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी उस स्टूडियो व्यक्ति को मारा था और अब वे उसे खा रहे थे। वह जमीन पर आया और बिना सोचे समझे उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इसी तरह उसने पूरे शहर की खोज की, लेकिन कोई और नहीं मिला। वह छोटे से रेस्तरां में वापस आया और मलयाई को अपने साथ ले गया। जाहिर है हम गलत जगह पर रहते हैं। उम्मीद है कि अगली जगह पर ऐसा कुछ नहीं होगा, दक्ष ने कहा। उसने अपनी आत्मा सोलन बांसुरी का प्रयोग करके आत्मा बाजे को बुलाया जो उड़ गया था। एक आत्मा चील उड़ती हुई आई और दक्ष के सामने वह मलयाई के साथ उस पर चढ़ गया और उसे उड़ा दिया। स्पिरिट ईगल आकाश में उड़ गया। आत्मा उन्हें अगले शहर में ले गई जो आश्चर्यजनक रूप से नरभक्षियों के शहर से थोड़ी दूर थी। सबसे छोटा शहर अभी भी बहुत दूर है। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी व्यक्ति ने उस शहर को नहीं छोड़ा। उन्हें कुछ अजीब नहीं मिला। लाजचैन ने अपने हाथ में नक्शा देखते हुए कहा, हमें जल्द ही वहां पहुंचना चाहिए। उसने कहा। जब उसने पेट की बड़ी चीज से मुलाकात की, जल्द ही वे अगले शहर में पहुंच गए। दक्ष ने फिर से देखी कम कर दी। सौभाग्य से ये शहर अधिक भीड़भाड़ वाला था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसे वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। वह एक रेस्तरां में गया और मिलियाई के साथ खाना खाया और फिर वहीं चला गया। उन्होंने यहाँ अधिक समय नहीं दिया क्योंकि दक्ष ढीकी हो सके। समसामयिक जीव चाहते थे ताकि उन्हें समय की तलवारों की खोज के लिए अधिक समय मिल सके। उसके मन में यहाँ एक छोटा सा घर आराम का विचार था जहां लियाई रह सके, क्योंकि शहर शांत लग रहा था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये शहर पिछले राज्य से कितनी दूरी पर है? यह अभी भी पड़ोसी शहर था। वह मुझे यहाँ नहीं चाहता था। उनकी यात्रा जारी रही और कुछ ही दिनों में वे एक राज्य पार कर अगले राज्य में प्रवेश कर गए। लंबी श्रृंखला जैसी उस शहर के करीब पहुंच रही थी जहां समय की तलवारें थी। वह और भी अधिक उत्सुकता से जा रही थी। वह अगले राज्य में शहर था। वर्तमान राज्य को फेव का राज्य कहा जाता था। इस राज्य की शुरुआत से ही इसे शांति का राज्य भी कहा गया था। बॉस ने कभी किसी से
युद्ध नहीं किया, राज्य ने हमेशा संशों से संघर्ष किया और अपने राज्य के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। यह आपके लिए इस बीच रहने के लिए एक आदर्श स्थान होना चाहिए। इस राज्य में युद्ध का शहर कोई खतरा नहीं है और शाही भी सुरक्षित होना चाहिए। मैंने आपको इतना पैसा दिया है कि आप यहाँ 1 साल की सजा में कुछ भी नहीं कह सकते कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें 1 साल के लिए यहाँ छोड़ दूं। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊं, लाचेन मियाई ने कहा। जब वह फेव राज्य के रॉयल सिटी के पास पहुंची, वह बीस्ट को रॉयल सिटी के पास ले गया क्योंकि उसे सुरक्षा जांच से देखा गया था। उनसे कुछ सवाल पूछे गए जैसे वह कहां से आए हैं और इस शहर में आने का उनका उद्देश्य क्या है। कुछ सोचे समझे झूठ बोलने के बाद उसके अंदर जाने दिया गया। ये तो आसान था, दक्ष ने शहर में प्रवेश करते हुए कहा। वह उत्तरा में एक होटल के पास है और एक अकेले व्यक्ति के लिए 2 महीने के लिए रूम बुक करता है। लेंटिस ने दक्ष को आंखें मूंद कर मुस्कुराने से खुद को नहीं देखा। जब दक्ष ने रूम बुक कराया तो उसे लगा कि मैंने उसका दोस्त बना लिया है। मैं बहुत छोटी लग रही थी, जिसने फिर से अपने सिद्धांत को और मजबूत किया। लंबी श्रृंखला समझ गई कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी सोच की परवाह नहीं कर रही थी। वह मुझे अपने कमरे में ले गया। मैंने 2 महीने के लिए कमरा बुक किया है, तुम्हें यहाँ आराम से रहना चाहिए, उसने मिली आई से कहा और दरवाजा बंद कर दिया। वह उसके करीब चला गया। यह आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ पैसे हैं, यह आपके यहाँ 1 साल के खर्च के लिए पर्याप्त होंगे, उसने उसे एक थैली देते हुए कहा। क्या आप अभी जा रहे हैं? मिलियाई ने थैली की ओर देखते हुए उससे पूछा। हाँ, मुझे अब निकलना होगा, मेरे लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा ताकि मैं जल्दी वापस आ सकूं, दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। उसे यह जगह छोड़कर समय की तलवार ढूंढनी थी, यह ज्यादा जरूरी था मिलियाई के लिए। वह उसकी असली माँ भी नहीं थी, उसे यहाँ छोड़ना जहाँ वह सुरक्षित रह सके उसे सबसे अच्छा विकल्प लगा। कुछ हल्की फुल्की बातचीत करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ तैयार है, वह बिना ज्यादा समय बर्बाद किए कमरे से बाहर चले गए। वह होटल से बाहर निकले और आस पड़ोस का चक्कर लगाया ताकि इस जगह की स्थिति को समझ सके और यह सुनिश्चित कर सके कि यहाँ सब कुछ ठीक है। 10 मिनट इधर उधर देखने के बाद उसने फैसला किया कि इस जगह में कुछ भी अजीब नहीं है। उसने अपने स्पिरिट ईगल को बुलाया और उस पर सवार होकर शहर से निकल गया। तारांकित, बंद करो, तुम कहाँ छिपे हो? तुम्हें कम से कम मुझे ये तो बताना चाहिए था कि तुम व्यस्त रहने वाले हो, दक्ष ने जून से पूछा क्योंकि वह भी अपने स्पिरिट ईगल पर उड़कर राज्य से बाहर चला गया था। पूरे रास्ते वह जून से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह न तो आए और न ही कोई जवाब दिया। वह कहाँ है? क्या उसने मुझे इस परीक्षण में अकेला छोड़ दिया है? ये छोटी लड़की कभी कभी बहुत परेशानी पैदा कर सकती है, लेकिन अन्य समय में वह बहुत मददगार होती है, उसने आह भरते हुए कहा। वह बैठ गया और साधना करने लगा जबकि आत्मा चील उड़ती रही। अब जब उसके साथ मिलियाई नहीं थी तो उसे नियमित अंतराल पर रुकने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी ताकि वह खा सके। जहां तक उसका सवाल है, वह आसानी से कई दिन बिना खाए रह सकता था, जिससे उसकी जान बच गई। जबकि दक्ष ने जून के बारे में सोचना बंद कर दिया था। जून अभी भी ब्लडलाइन मंदिर के अंदर थी। वह उस कमरे से बाहर निकल चुकी थी जिसके अंदर रहस्यमय दर्पण लगा हुआ था। वह ब्लडलाइन मंदिर के मुख्य हॉल में खड़ी थी। उसने उन 5 दरवाजों को देखा जिन्हें दक्ष को तीसरे परीक्षण के लिए एक दरवाजा चुनते समय चुनना था। उसने वह दरवाजा खोला जिसे दक्ष ने चुना था और अंदर प्रवेश किया। तारांकित, समय तक कहाँ थे? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। जून उसके सामने प्रकट हुआ। मैं ब्लडलाइन मंदिर में कुछ काम निपटा रहा था, जून ने सहजता से उत्तर दिया। दक्ष ने जून के चेहरे को देखा और उसका मन जून की आंखों की ओर आकर्षित हो गया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। जून, क्या तुम किसी कारण से रो रही थी? उसने जून से कोमल स्वर में पूछा। क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं, मैं क्यों रो रही हूँ बेवकूफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, जून ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह पीछे मुड़ी ताकि दक्ष उसका चेहरा न देख सके। हम फिर तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों थी? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रो रहे थे? दक्ष ने खड़े होते हुए फिर पूछा। वह कसू के करीब गया और अपना सिर उसके माथे पर रख दिया। आप जानते हैं, अगर आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन साझा करना निश्चित रूप से मददगार होगा। आपने मुझे अपनी चिंताओं के बारे में बात करते हुए देखा है ना? इससे मदद मिलती है और मुझे बेहतर महसूस होता है। इसे आजमाएं, मैं यहाँ सुनने के लिए हूँ, उन्होंने जून से स्नेह भरे लहजे में कहा। और आह भरी। जून को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब उसने उसके शब्द सुने तो उसे बुरा लगा, उसे अड़ महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ भी व्यक्त नहीं किया। उसके चेहरे पर कुछ देर के लिए गुस्सा दिखाई दिया जो तुरंत गायब हो गया। दक्ष ने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि उसकी पीठ उसकी ओर थी। मुझे नहीं पता, ये कुछ भी नहीं है, मैं रिन की आत्मा हूँ। क्या आत्माएं रो भी सकती हैं? हम नहीं रो सकते बेवकूफ, जून ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। कौन कहता है कि तुम रो नहीं सकते? तुम मुस्कुरा सकते हो, तुम हंस सकते हो और तुम गुस्सा भी कर सकते हो, तो फिर कौन कहता है कि तुम रो नहीं सकते? दक्ष ने शांत स्वर में उत्तर दिया। वह नाराज नहीं हुआ, लेकिन वह ज्यादा
चिंतित था। जने पीछे मुड़कर मासूमियत से मुस्कुराया, कुछ नहीं, जैसा कि मैंने कहा मैं रो नहीं रही थी, शायद ऐसा लगता है। वैसे हम कहाँ हैं, उसने कहा और वह इतना पीछे हटी कि दक्ष के हाथ उसके सिर से हट गए। दक्ष ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, अगर तुम ऐसा कहती हो हम अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहे हैं। यदि समय की तलवार वही है जहां मैं मानता हूं तो हमारे वहां पहुंचने में केवल 2 दिन बचे हैं। उसने जुन को बताया। ओ यह अच्छी बात है, जुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम समय की तलवार पाने में कामयाब हो जाओ तो यह वाकई बहुत अच्छा होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिससे वह समय की तलवार पाने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित लग रही थी। हाँ, यह आखिरकार एक भगवान स्तर का हथियार है। भले ही मैं समय में वापस जाने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कभी भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं अस्तित्व से मिटना नहीं चाहता, फिर भी मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। एक भगवान स्तर का हथियार केवल अपनी क्षमताओं के लिए भगवान स्तर का हथियार नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह वापस चला आया और बैठ गया। चूंकि तुम वापस आ गए हो इसलिए तुम रास्ते पर नजर रख सकते हो। साधना करते समय मुझे अपने आसपास देखने में अपना ध्यान नहीं भटका पड़ेगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आंखें बंद कर ली और साधना शुरू कर दी। समय की तलवार की शक्ति यह उसके लिए एक अच्छा स्वागत उपहार हो सकता है, उसने स्पष्ट स्वर में कहा और आकाश की ओर देखा। मैंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है, जल्द ही वह समय आएगा जब तुम मेरे पास लौटोगे, उसने आह भरते हुए कहा। दुनिया अंततः तुम्हें फिर से याद करेगी, दुनिया अंततः फिर से कांपेगी, दुनिया अंततः फिर से झुकेगी, उसने सोचा। जब वह स्पिरिट ईगल पर बैठी उसने पीछे मुड़कर देखा और कुछ क्षण के लिए दक्ष के चेहरे को देखा, फिर रुक गई। मुझे खेद है, ऐसा ही होना चाहिए, उसने बुदबुदाया। जब वह स्पिरिट ईगल की पीठ पर लेट गई और उसने अपने हाथों से अपनी आंखें ढक ली तो उसने आह भरी। दक्ष ने साधना जारी रखी और आत्मा चील उड़ती रही। रास्ते में उसे किसी भी कारण से अपनी साधना रोकनी नहीं पड़ी। रास्ते में कोई बाधा नहीं थी और जिस मार्ग पर वह चल रहा था उसे किसी शहर से होकर जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह स्वतंत्र था और उसे शहर के रक्षक से बातचीत करने की जरूरत नहीं थी। बिना किसी रुकावट के वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा जब अचानक उसे जून ने जगाया। उठो, हम शहर के पास हैं, कसन ने दक्ष से कहा और उसके कंधे हिलाए। हम हैं, दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए पूछा। हाँ ठीक है, ये समय आ गया है, हम समय पर हैं, बस थोड़ी देर और समय की तलवार मेरे हाथ में होगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ, पहले समय की तलवार ले आओ। उस किताब के अनुसार वह कहानी 20 साल पहले की है, 20 साल में कुछ भी हो सकता है, जुन ने दक्ष से कहा और आह भरी। मुझे पता है, मैं बस आशावादी हो रहा हूँ, बेवकूफ, हर समय इतना नकारात्मक होना बंद करो, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। जब भी वह भविष्य के बारे में आशावादी होता तो जुन हमेशा उसे वास्तविकता दिखाती और उन चीजों के बारे में बात करती जो गलत हो सकती है। वह जानता था कि वह सही थी, लेकिन फिर भी उससे कभी कभी ये परेशान करने वाला लगता था। मैं नकारात्मक नहीं हूँ, मैं तो बस आपको ये कह रहा हूँ कि अपनी उम्मीदें कम रखें, जुन ने जवाब दिया। उसने दक्ष के चेहरे पर नजर डाली। आपकी अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, चीजें आपकी अपेक्षाओं के विपरीत होने पर आप उतनी ही कम निराश होंगे, और मेरा विश्वास करें, जब मैं ये कहती हूँ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी अपेक्षाओं के विपरीत होंगी। उन्होंने पूरी गंभीरता से कहा। तुम्हारे बारे में क्या मैं कम से कम तुम्हारे बारे में आशावादी हो सकता हूँ, या तुम अब भी यही कहोगे कि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, दक्ष ने मजाक में पूछा। मैं अलग हूँ, आप मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं, जून ने कहा और पीछे मुड़ी ताकि उसकी पीठ दक्ष की ओर हो। दक्ष को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे लगा कि उसकी बातों में कुछ गड़बड़ है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या गलत लगा। चलो वहां जाकर खुद ही देखते हैं, मुझे यकीन है कि मैं तलवार ढूंढ लूंगा, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और शहर के बाहर ही अपनी आत्मा चील को जमीन पर उतारा। उसने किताब में पढ़ा था कि शहर बहुत पिछड़ा हुआ था और वहां के लोग उड़ने वाले जानवरों से डरते थे। वह उन्हें बिना किसी कारण के डराना नहीं चाहता था। वह स्पिरिट ईगल से उतरकर जमीन पर आ गिरा। वह पीछे मुड़ा और स्पिरिट ईगल को देखा। उसने उसके सिर पर थपथपा। आया, जाओ थोड़ा मजा करो छोटे दोस्त, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें फोन करूंगा, उसने कहा और फिर पीछे मुड़ा और चलने लगा। आत्माला ने अपने पंख फैलाए और उड़ने लगी। दक्ष शहर के बिना सुरक्षा वाले प्रवेश द्वार की ओर चला गया और उसमें प्रवेश कर गया। जब वह शहर में प्रवेश कर रहा था तो जुन दक्ष के बगल में उड़ रहा था। जब वह कुछ देर के लिए कस्बे के अंदर गया तो उसने एक घर के सामने एक बूढ़े आदमी को खड़ा देखा। वह बूढ़े आदमी की ओर चला गया। नमस्ते, मैं श्री सुईहान से मिलने आया हूँ, क्या आप जानते हैं कि मैं उन्हें कहाँ पा सकता हूँ, उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। सुईहान, तुम कहाँ से हो और तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो, बूढ़े आदमी ने दक्ष से संदेह से पूछा। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, मैं उसे सिर्फ इतना बता सकता हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। हम सीधे जाओ और बाएं मुड़ो, तुम्हारे बाएं तरफ तीसरा घर उसका होगा, बूढ़े आदमी ने आंखें घुमाते हुए कहा। जरूर, मदद के लिए धन्यवाद, बूढ़े आदमी, दक्ष ने चलते हुए सहजता
सहजता से जवाब दिया। वह जल्द ही उस घर के पास पहुंच गया जिसके बारे में उसे बताया गया था। यह एक पुराना घर लग रहा था जिसकी हालत अच्छी नहीं थी। वास्तव में यह इस ब्लॉक में सबसे खराब स्थिति में था। यह उसका घर होगा, ये जीर्ण शीर्ण लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा होना चाहिए, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह दरवाजे की ओर गया और उसे खटखटाया। जल्द ही किसी ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला उसके सामने खड़ी थी। हम क्या बूढ़े आदमी ने शादी कर ली है? दक्ष ने महिला को देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। मेरी तरफ घूरना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दक्ष से पूछा। क्षमा करें, मैं श्री सुई हान से मिलने आया हूं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? दक्ष ने पूछा। तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो? तो तुम उसे कैसे जानती हो? मुझे नहीं लगता कि वह बहुत ज्यादा बाहर जाता है। महिला ने दक्ष को संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछा। मुझे उससे कुछ बात करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसे केवल इतना ही बता सकता हूँ। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुम चोर तो नहीं हो, है ना? महिला ने दक्ष से पूछा और वह एक कदम पीछे हट गई। नहीं, मैं एक संपन्न परिवार से हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर अगर मुझे चोरी ही करनी होती तो मैं इस जर्जर घर को क्यों चुनता? आसपास कई बेहतर घर हैं। दक्ष ने मासूमियत से अपना हाथ उठाते हुए कहा। महिला ने कुछ क्षण तक उसकी ओर देखा, फिर अपना सिर हिलाया। अंदर आओ, उसने कहा और दक्ष को अपने पीछे आने का इशारा किया। दक्ष मुस्कुराया और उसके पीछे चला गया। वह समय की तलवार पाने के बहुत करीब था। घर में घुसते ही उसे एक छोटा सा लकड़ी का पलंग दिखाई दिया। उस पलंग पर एक 14-15 साल का लड़का सो रहा था। महिला बच्चे के पास गई और उसे ऊपर ले जाने लगी। आह, क्या तुम पहले मिस्टर सुई हान को यहाँ बुला सकती हो? मुझे जल्दी है, दक्ष ने पूछा। जब उसने देखा कि वह बच्चे को जगाने की कोशिश कर रही है, उसे लगा कि वह बाद में भी ऐसा कर सकती थी। पहले उसे जागने दो, अगर वह नहीं जागेगा तो तुम उससे कैसे बात कर सकते हो? महिला ने व्यंग्यात्मक लहजे में दक्ष से पूछा। ये बच्चा सुई हान है? दक्ष ने चौंक कर जोर से कहा। तुम पागल तो नहीं हो? तुम उससे मिलने आए हो? बेशक वह सुई हान है, महिला ने जवाब दिया और उसने दक्ष को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। आह, वह एक बूढ़े आदमी से एक बच्चे में कैसे बदल गया? दक्ष ने भौं सिकुड़ा। गाने का भी यही असर होता है, उसने अपने विचारों में जुन से पूछा। मुझे कैसे पता? मुझे बस इतना पता है कि यह लोगों को समय में पीछे जाने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर यह समय की तलवार है जो समय पर शासन करती है तो उसे ऐसा करने में भी सक्षम होना चाहिए। आखिरकार उम्र समय पर बहुत निर्भर करती है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह संभव है, जुन ने कहा और उसने भी भौं सी कोड़ ली। क्या बूढ़े आदमी का बच्चा? क्या तुम मेरे बेटे को बूढ़ा कह रहे हो? तुम यहाँ उसका मजाक उड़ाने आए हो क्योंकि वह 12 साल का होने के बावजूद भी बड़ा दिखता है ना? तुम लोगों के पास मेरे बेटे का मजाक उड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है? जब से मैंने उसे बाहर भेजना बंद किया है तुम लोग उसका मजाक उड़ाने यहाँ आने लगे हो। अभी यहाँ से चले जाओ। अधेड़ उम्र की महिला ने दक्ष की ओर उंगली उठाते हुए कहा। दक्ष ने महिला को खाली निगाहों से देखा, फिर उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसे एहसास हुआ कि अब क्या हो रहा है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं इस शहर में सुई हान की तलाश में आया था जो अब 80 से अधिक उम्र का होगा। मैंने किसी से पता पूछा और उसने मुझे इस घर के बारे में बताया। यह एक गड़बड़ है, इस शहर में 2 सुई हान होने चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए समझाया। महिला ने उसका स्पष्टीकरण सुना और शांत हो गई। ओह, तुम बूढ़े आदमी सुई को खोज रही हो? शहर में प्रवेश करते ही दाईं ओर पहला घर उसका है, महिला ने दक्ष को उत्तर दिया। बाईं ओर वाला पहला घर है ना? दक्ष ने बुदबुदाया क्योंकि उसे दाएं ओर वाले घर के सामने खड़े बूढ़े आदमी की याद आ गई। क्या वह सुई हान था? उस आदमी ने मुझे बेवकूफ बनाया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि सुई हान के बाल लंबे सफेद हैं और दाढ़ी नहीं है, उसने मध्यम आयु वर्ग की महिला से पूछा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह आदमी वास्तव में सुई हान था। हाँ, ये सही है, बूढ़ी महिला ने सिर हिलाते हुए कहा। मदद के लिए धन्यवाद, दक्ष ने कहा और घर से बाहर निकल गया। वह अपनी अंगुलियों को चटका हुए शहर के प्रवेश द्वार की ओर वापस चला गया। उस बूढ़े आदमी ने मुझे बेवकूफ बनाया जबकि मैंने उससे कहा था कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, उसने हताशा में कहा। ठीक है, तुमने उसे यह नहीं बताया कि तुम उसे ढूंढ रही थी, तुमने कहा था कि तुम सुई हान को ढूंढ रही थी और उसने तुम्हें सुई हान के पास भेज दिया, जुन ने हंसते हुए कहा। दक्ष रुक गया और वापस जुन की तरफ मुड़कर चलने लगा। उसने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उसके मुलायम गालों को पकड़ लिया। तुम छोटी लड़की, क्या तुम कभी मेरा साथ नहीं दे सकती? उसके गाल खींचते हुए उसने कहा। ओम, मैं उस आदमी के लिए ऐसा क्यों करूं जो मुझे परेशान कर रहा है? लड़की ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। ऐसा क्यों है कि मैं इसके बजाय परेशान महसूस करता हूं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उसके गालों को हल्के से थपथपाया और फिर वापस मुड़ा और शहर के प्रवेश द्वार की ओर चलना जारी रखा। वह एक बार फिर घर पहुंचा लेकिन बूढ़ा आदमी वहां नहीं खड़ा था। वह ये सोचकर घर के दरवाजे की ओर चला गया कि शायद बूढ़ा आदमी अंदर होगा। दरवाजा खटखटाने के बाद वह बूढ़े आदमी के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जल्दी ही दरवाजा खोला। यह वही बूढ़ा आदमी था जो घर के सामने खड़ा था और जिसने उसे बच्चे के घर का रास्ता बताया था। ये फिर से तुम हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? आदमी ने अधीरता से दक्ष को
घूरते हुए पूछा, बेशक यह मैं ही होऊंगा, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, अगर मैं नहीं होता तो कौन होता? मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, फिर भी आपने मुझे उसी नाम के एक बच्चे के पास भेज दिया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे मिलने आए हो, और अगर तुम आए भी होते तो मैं तुम पर अपना समय क्यों बर्बाद करता? ऐसा नहीं है कि तुम मेरी मदद करने आए हो, तुम शायद उन बहुत से लोगों में से एक हो जो उस बेवकूफ आदमी की रहस्यों की घटिया किताब पढ़ने के बाद यहाँ आए हैं। आदमी ने बड़बड़ा हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? दक्ष ने पूछा, मुझे क्यों नहीं पता? वह आदमी यहाँ आया और मेरे बारे में एक किताब लिखी, मुझे लगा कि वह मुझ पर विश्वास करेगा और मेरी मदद करेगा, इसके बजाय उसने मेरे बारे में एक किताब लिखी बिना ये सोचे कि इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पूरी दुनिया मुझे पागल समझती है। किताब पढ़ने के बाद दूर दूर से लोग इस पागल बूढ़े आदमी को देखने आते हैं, तुम उनमें से एक हो, वापस जाओ बच्चे, मेरे पास एक और से निपटने का धैर्य नहीं है। आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह कमजोरी से पीछे हटा और दरवाजा बंद करने लगा। रुको, मुझे नहीं लगता कि तुम पागल हो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम पागल नहीं हो, तुम्हारा एक पोता था और मुझे पता है कि उसके साथ क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दक्ष ने चिल्लाते हुए दरवाजा बंद होने से रोका। बूढ़े आदमी ने दक्ष की बातें सुनी और उसके होश उड़ गए। उसने उसकी तरफ देखा और उसके हाथ कांपने लगे। जो तुमने अभी कहा उसे दोहरा। उसने पीछे हटते हुए कहा, तुम पागल नहीं हो, तुम्हारा पोता भी था और मुझे पता है कि उसके साथ क्या हुआ था, मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ। दक्ष ने अपने शब्द दोहराए, आओ आओ, कृपया अंदर आओ, मैं असभ्य होने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आखिरकार कोई तो है जो जानता है कि मेरा पोता अस्तित्व में था, यह मेरी कल्पना नहीं थी। मुझे नहीं पता कि वे सब उसके बारे में क्यों भूल गए, मुझे नहीं पता कि वे मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते, ये बहुत अजीब है। अंदर आओ और मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो, आदमी ने कहा और पीछे हट गया और दक्ष को अंदर आने दिया। दक्ष कमरे में दाखिल हुआ। उस आदमी ने दक्ष को बिस्तर पर बैठाया और पानी परोसा, जबकि वह मना कर रहा था। मुझे बताओ कि मेरे पोते को क्या हुआ, वह कहाँ है, कोई उसे याद क्यों नहीं करता? उस आदमी ने दक्ष से एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर दिया। पहले मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब दे दूंगा। क्या तुम्हारे पोते के पास गायब होने से एक दिन पहले तलवार थी? दक्ष ने पूछा। वह तलवार? हाँ ठीक है, उसके पास एक तलवार थी जिसके बारे में उसने कहा था कि वह उसे भविष्य से वापस लाया है। मुझे लगा कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा है और वह मुझे कहीं से मिल गई। चूंकि वह बहुत छोटा था इसलिए मैंने उससे वह तलवार ले ली और अपने पास रख ली। उस आदमी ने दक्ष को जवाब दिया, एक मिनट रुको, क्या तुम्हारा मतलब है कि तलवार इसके लिए जिम्मेदार है? वह तलवार मेरे पोते के लापता होने से संबंधित है। उसने भूत सिकुड़ागड़े ने कहा कि वह तलवार भविष्य से लाया है, तो वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह सच कह रहा था। वह तलवार भविष्य से आई थी। उस तलवार में एक अजीब जादू था जो किसी व्यक्ति को अपनी चेतना को समय में वापस अपने युवा रूप में भेजने की शक्ति देता था। आपके पोते ने यही किया, इसके अलावा वह तलवार उसके पीछे चली गई। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, यही कारण है कि वह लड़का भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानता था, इसीलिए वह जानता था कि उसके माता पिता मर सकते हैं। वास्तव में वह यहाँ विशेष रूप से उन्हें बचाने के लिए आया था। वह जितना अधिक बोलता गया उतना ही अधिक वह उस व्यक्ति को चौंकाता गया। उस लड़के ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तलवार भी शापित थी, इसने तुम्हारे पोते को शापित किया था और यही कारण है कि यह सब हुआ। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, अगर तुम वह तलवार मेरे पास ले आओ। अभी भी समय है, हम समस्याएं बदतर होने से पहले ही हल कर सकते हैं। उसने बूढ़े आदमी से कहा, क्या वह तलवार मेरे पोते को बचा सकती है? बूढ़े आदमी ने दक्ष से पूछा। दक्ष जानता था कि बूढ़े आदमी के पोते को बचाना नामुमकिन था, लेकिन वह बूढ़े आदमी को यह बात बताना नहीं चाहता था। अगर वह ऐसा कहता तो बूढ़ा आदमी शायद जवाब नहीं देता, लेकिन उसने उसे झूठी उम्मीद देने के बारे में भी नहीं सोचा। उसे अब बचाया नहीं जा सकता। तलवार ने उसे समय में पीछे जाने की शक्ति, लेकिन साथ ही उसे श्राप भी दिया कि वह अस्तित्व से मिट जाएगा। वह पहले ही अतीत और भविष्य से मिट चुका है, इसलिए उसे तुम्हारे अलावा कोई याद नहीं करता। दक्ष ने समझाया। महत्वपूर्ण सत्य बताने के बाद उसने बीच में थोड़ा झूठ मिलाने का निर्णय लिया। भले ही आपका पोता चला गया हो, फिर भी आप उसकी आत्मा को बचा सकते हैं। उसकी आत्मा तलवार में फंसी हुई ही है जो उसे कभी भी परलोक में जाने और पुनर्जन्म नहीं लेने देगी। लंबे समय के बाद मैं आखिरकार तलवार के स्थान को ट्रैक करने में कामयाब हो गया। मेरी दादी भी इसी तलवार से मारी गई थी, उसकी तलवार भी इसी आत्मा में फंसी हुई है। दक्ष ने खड़े होने के बाद कहा। वह उस आदमी के करीब गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तलवार के अंदर फंसी सभी आत्माओं को मुक्त करना चाहता हूं, जिसमें मेरी दादी की आत्मा भी शामिल है। मैंने किताब पढ़ने से पहले तलवार को बहुत दूर तक खोजा और यहाँ तक पहुंचा। कृपया वह तलवार मुझे दे दो ताकि मैं उन्हें परलोक में जाने में मदद कर सकूं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वे अनंत काल तक कष्ट भोगते रहेंगे। अपने पोते और बाकी सभी के लिए वह तलवार मुझे दे दो, उसने बूढ़े आदमी से कहा। वह तलवार? आदमी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसने कोई जवाब
जवाब नहीं दिया। वो तलवार क्या है बताओ, तुमने उसे कहाँ रखा है? दक्ष ने उस आदमी से पूछा जो भों सी कोड़ रहा था। मेरे पास यह नहीं है, बूढ़े आदमी ने कहा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे पास नहीं है? मुझे बताओ तलवार कहाँ है, किसके पास है? आदमी के शरीर को हिलाते हुए दक्ष ने पूछा। तुम इसे कभी नहीं पा सकते, यह असंभव है। बूढ़े आदमी ने आह भरते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर जरूरत पड़ी तो मैं नरक की गहराइयों से भी वह तलवार ढूंढ लूंगा। बताओ वह कहाँ है? दक्ष ने दृढ़ता से कहा। वह अपने आप पर बहुत नियंत्रण रख रहा था, चिल्लाने से बचने की कोशिश कर रहा था। मुझे बताओ तलवार कहाँ है? दक्ष ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखते हुए फिर कहा। उसने ले लिया। एक गहरी सांस के साथ आदमी ने जवाब दिया। उसकी बूढ़ी आंखों में उदासी दिख रही थी। दक्ष खुद को रोक नहीं सका और अपने चेहरे पर हाथ मारा। ऐसा लग रहा था मानो जुन ने वाकई खुद को बदकिस्मत बना लिया था और उसने जो कहा वह काम कर गया। इसे कौन ले गया? तलवार किसके पास है? दक्ष ने पूछा। फिर भी उसने उम्मीद नहीं खोई। आखिरकार यह समय की एक भगवान ग्रेट तलवार थी। जब तक कोई निशान था तब तक वह ठीक रहने वाला था। तलवार पाना असंभव नहीं था जब तक उसे पता था कि वह कहाँ है। तुम्हें मेरे बारे में रहस्य की किताब से पता चला है ना? आदमी ने पूछा। हाँ, दक्ष ने जवाब दिया। उस पुस्तक के लेखक ने ही तलवार ली थी। उसने कहा कि उसे तलवार पसंद है और वह इसे लेना चाहता है। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि अगर मैं उसे तलवार दे दूंगा तो वह सुनिश्चित करेगा कि मेरी सच्चाई लोगों के सामने आ जाए और हर कोई मेरी बात पर विश्वास करना शुरू कर दे। उसने कहा कि मेरे पोते को खोजने का यही सबसे अच्छा तरीका है। बूढ़े व्यक्ति ने फिर से उत्तर दिया और उसकी आंखें उदासी से झुक गई। उन्होंने कहा, लेकिन इसके बदले में मुझे दुनिया भर के लोगों से उपहास और अपमान ही मिला। किताब के प्रकाशित होने के बाद चीजें और भी बदतर हो गई। तो उस लेखक के पास तलवार है, क्या तुम्हें पता है कि वह कहां से आया है और मैं उसे कहां पा सकता हूं? दक्ष ने असमंजस में पूछा। बेशक मुझे पता है, हर कोई जानता है कि वह कहां रहता है। आखिरकार वह हमारे राजा का छोटा भाई है। यही कारण है कि यह सब होने के बाद मैं कुछ नहीं कर सका। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, राजा का छोटा भाई हो? वह शाही महल में रहता है? दक्ष ने पूछा। हाँ, हमारे राजा का सिर्फ एक भाई है जो उसे बहुत प्रिय है। राजा उस पर बहुत ज्यादा लाड प्यार करता है और उसे जो चाहे करने देता है, इसीलिए उसने उसे लेखक बनने से नहीं रोका। बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। ठीक है, मैं उसे ढूंढा और उससे तलवार ले लूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हर आत्मा मुक्त हो। चेहरे पर शांत भाव के साथ वह खड़ा हुआ और बोला। अब वह ज्यादा परेशान नहीं था क्योंकि उसे पता था कि तलवार कहाँ है। जहां तक रॉयल सिटी की बात है वह उसके रास्ते में ही था, इसलिए उसे तलवार के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं थी। एक आखिरी बात, उस आदमी का नाम क्या है? दक्ष ने पूछा। उसका नाम ली जुई है। बूढ़े आदमी ने दक्ष को देखते हुए उत्तर दिया। मुझे बस इतना ही चाहिए, मैं अब जा रहा हूँ, दक्ष ने कहा और वह पीछे मुड़ा और जाने लगा। कृपया कृपया मेरे पोते की आत्मा को मुक्त कर दीजिए, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को जाते हुए देखा और उससे विनती की, चिंता मत करो, मैं जो चाहता हूँ वह पा लूंगा। दक्ष ने छोटे से घर से निकलने से पहले स्पष्टता से उत्तर दिया। वह शहर से बाहर चला गया और आत्मा ईगल को बुलाने के लिए आत्मा आह्वान बांसुरी का इस्तेमाल किया। चीख आत्मा चील उड़कर आया और दक्ष के सामने उतरा। वह स्पिरिट ईगल पर चढ़ गया जो उड़ने लगा। देखा बहुत ज्यादा आशावादी होने का नतीजा, हवा में हंसी का मोती गूंज उठा। जब कसु दक्ष के पास आए तो क्या हुआ? यह अभी भी बुरा नहीं है, मैं अभी रॉयल पैलेस जाऊंगा और इसलिए जय से समय की तलवार ले लूंगा। यह अभी भी उतना ही आसान है जितना हो सकता है। तारक महत का उल्टा, दक्ष बोल पड़ी, जिससे जून ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। एक अलग विषय पर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? दक्ष ने पूछा। हाँ, जून ने सहजता से उत्तर दिया। ये रक्तर रेखा मंदिर वास्तव में यह क्या है? ये बहुत सारे निर्णय लेता है और सब कुछ संभालता है। क्या इसमें कोई आत्मा भी है? क्या यह एक जीवित इकाई है? दक्ष ने पूछा, जिससे जून हैरान रह गई। जून ने कुछ देर तक दक्ष को खाली निगाहों से देखा, फिर अपने गुलाबी होंठ खोले और बोली, तुमने ऐसा क्यों पूछा? मुझे ऐसा ही लगता है जैसे तुम प्राचीन अंगूठी की आत्मा हो। वैसे ही रक्तर रेखा मंदिर के लिए भी एक होनी चाहिए, अगर नहीं तो वही ये सारे फैसले कैसे ले सकती है? क्या कोई चीज ऐसी हो सकती है और बिना किसी व्यक्ति या चीज के खुद के लिए सोचने के लिए इतना कुछ कर सकती है? दक्ष ने असमंजस में पूछा। रक्तर रेखा मंदिर में कोई आत्मा नहीं है, ज्यादा सोचो, ये सिर्फ बेतरतीब विचार है। इसे मेरे गुरु ने बनाया है, एक साधारण मनुष्य इसके रहस्यों को कैसे समझ सकता है? तुम नहीं जानते कि मेरे गुरु के लिए क्या संभव है और क्या नहीं। उन्होंने उत्तराधिकारी के लिए रक्तर रेखा मंदिर बनाया और उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित किया। इससे खुद को संभालने के लिए किसी आत्मा की जरूरत नहीं है। जुन ने सीधे तरीके से उत्तर दिया। अगर तुम ऐसा कहती हो तो उस मामले में मैं गलत ही हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक बार फिर रॉयल सिटी की दिशा जानने के लिए नक्शा खोला और यह जानने की कोशिश की कि वहां पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, हमें वहां पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। इस बार समय बर्बाद नहीं करना है, मेरे पास धैर्य नहीं है। इस बार हमें सीधे महल जाना है। वैसे भी यह आसपास का सबसे कमजोर राज्य है, यहाँ तक कि उनका सबसे शक्तिशाली
शक्तिशाली योद्धा भी शाही शिक्षक से कमजोर है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। दक्ष ने ऐसे कहा जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। कुछ कहने की हिम्मत मत करना, उसने तुरंत कहा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह आमतौर पर वह समय था जब जून ने अपने शब्दों के माध्यम से उसके लिए खतरे के झंडे उठाए थे। हमकसन ने अपनी आंखें घुमाए और अपने होंठ बंद कर लिए जो उसने कुछ बोलने के लिए खोले थे। यात्रा पर नजर रखना, मैं कल्टिवेशन पर वापस आजा आगा, दक्ष ने आह भरते हुए जवाब दिया। वह यहाँ ताकत के महत्व को जानता था। कोई भी ताकत कभी भी पर्याप्त नहीं थी। वह जितना मजबूत होता गया उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बेहतर होती गई। वह ये जानता था और उसने साधना करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वह पहले से ही 8वें चरण का स्वर्ण क्षेत्र साधक था, जो उसके लिए भी चौंकाने वाला था, क्योंकि इस नए शरीर के साथ उसे शुरू से ही साधना शुरू किए हुए बस कुछ ही महीने हुए थे। सिर्फ 1 महीने में ही वह 1 साल से ज्यादा समय तक साधना करने के बाद वास्तविक दुनिया में जितना मजबूत था उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। इसका ज्यादातर श्रेय उसके शरीर को जाता है, जिसमें इतनी अद्भुत गति थी कि वह चौंक भी गया, जबकि बाकी श्रेय उसके साधना ज्ञान को जाता है जो उसने सालों से जमा किया था, और उसके साधना कौशल को दिन रात में बदल गया और रातें दिन में बदल गई। क्योंकि दक्ष बिना आराम किए यात्रा कर रहा, वह साधना में इतना डूबा हुआ था कि उसने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली। उसे यकीन था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई और उसे जागने की जरूरत पड़ी तो जून उसे बता देगी। जल्द ही 2 दिन बीत गए और ये तीसरा दिन था जब दक्ष ने आखिरी बार बूढ़े आदमी से बात की थी। वह वही है, जून ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि उसे सीधे आगे एक शहर दिखाई दे रहा था। उसने अपना हाथ दक्ष के कंधे पर रखा और उसे ऊपर ले जा लगी। उठो, हम यहाँ हैं, उसने कहा और दक्ष के शरीर को झटके देना जारी रखा। दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने देखा, हम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। उसने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि 3 दिन हो चुके हैं। खेती में समय बहुत तेजी से बीतता है। शहर बहुत सुंदर है, यह मैं जरूर कहूंगा। बहुत हरियाली है, भले ही ये कम भव्य दिखता हो लेकिन ये शांतिपूर्ण लगता है, दक्ष ने जवाब दिया। जब उसने शहर को आगे देखा, ये बीच में रॉयल पैलेस होना चाहिए। अगर अभी रात होती तो कितना अच्छा होता। छाया परिवर्तन के साथ मैं इस जगह के अंदर आसानी से पहुंच जाता। दुर्भाग्य से ये केवल रात में ही प्रभावी है, दक्ष ने रॉयल पैलेस की दिशा में देखते हुए कहा। आप रात तक इंतजार कर सकते हैं, जून ने दक्ष से कहा। हाँ, वो आदमी रात में महल के अंदर होगा। मैं दिन के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। जो भी हो, मैं जितना हो सके उतना तेज होने की कोशिश करूंगा। दिन में भी यह इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अपना सिर हिलाते हुए दक्ष ने बड़बड़ा, या जल्दबाजी मत करो, समय की तलवार कुछ घंटों में भाग नहीं जाएगी। धैर्य रखो, जून ने दक्ष से कहा और उसका हाथ थपथपा आया। अरे मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम्हें पता है, दक्ष ने कहा और चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने उसका हाथ अपने सिर से हटा दिया। जरूर जरूर, तुम निश्चित रूप से बच्चे नहीं हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, ईमानदारी से जून ने व्यंग्य के भाव के साथ कहा। जून, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? दक्ष ने अचानक पूछा। जरूर, अब क्या है? जून ने असमंजस में पूछा और उसने दक्ष को ये पूछने की अनुमति दी कि वह क्या चाहता है। ये कैसे हुआ? दक्ष ने अचानक पूछा। कैसे क्या हुआ? जून ने पूछा। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या बात कर रहा था। अल्पविराम, मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। कुछ साल पहले किसी को मारने का विचार भी पाप था और अब मैं बिना किसी पश्चाताप के लोगों को सब्जियों की तरह काट सकता हूँ। मैं घर से बाहर जाने के लिए भी बहुत आलसी था और अब मैं बिना एक पल भी आराम किए पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। मैं सोचता कि मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा, लेकिन अब मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं। मैं आभारी हूँ, लेकिन ये सब अविश्वसनीय है, दक्ष ने आंख भरते हुए कहा। कभी कभी मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि यह सिर्फ एक सपना है और मैं इससे जाग जाऊंगा, लेकिन यह विचार भी मुझे डराता है। अगर मैं इस सपने से जाग गया तो मैं आप सभी को खो दूंगा, मैं अपना बनाया हुआ परिवार खो दूंगा। लेकिन अगर यह सब अपना नहीं है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने पहले ही अपना असली रूप खो दिया है, वह असली रूप जो ये सब नहीं चाहता था? क्या मैं अभी खुद हूँ या मैं अपने अतीत का एक खोल हूँ? मैं प्रवाह के साथ बहता रहा। अब मुझे पता है कि क्यों मैंने अपना घर पहले ही क्यों छोड़ा था। यह वंश और बाकी सब कौन इसे चाहता है? मुझे पता है कि मैंने इसे खुद चुना है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि यह वह नहीं है जो मैं चाहता था, बल्कि कि यह कुछ और है जो मुझे कुछ अजीब तरीकों से सभी चीजें करने के लिए मजबूर करता है। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें ये सब अपने लिए करने के लिए प्रभावित कर रही हूँ? तुम जानती हो कि तुम्हें ताकत चाहिए, तुम्हें ताकत की जरूरत है ताकि तुम भविष्य में जी सको। जून ने दक्ष की आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुमने मुझे प्रभावित किया है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेरा भला है। बात बस इतनी सी है। भविष्य के बारे में बातें शुरुआत में मैंने जो भी चीजें की उनमें से ज्यादातर चीजें ताकत हासिल करने के लिए थी, ताकि मैं भविष्य के बारे में जो भी खतरे बताए उनसे बच सकूं। साथ ही खुद को खो भी रहा हूं, या फिर ऐसा है कि अतीत का मैं बिल्कुल नहीं था और वर्तमान में बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा मुझे होना चाहिए था? क्या मैं खुद को खो नहीं रहा हूं बल्कि असली में को वापस पा
रहा यार, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग बहुत सारे अजीब बेकार विचारों से भरा हुआ है। तुम क्या सोचते हो? दक्ष ने पूछा। जैसा कि मैंने पहले कहा, बेकार की चीजों के बारे में मत सोचो। तुम सब कुछ सही कर रहे हो, मजबूत बनते रहो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं सुनिश्चित करूंगी कि चीजें ठीक वैसे ही खत्म हो जैसे होनी चाहिए। जुन ने चेहरे पर मासूम मुस्कान के साथ दक्ष से कहा, अब अपना सारा ध्यान समय की तलवार पाने पर लगाओ और जीवन का आनंद लो। अतीत के बारे में मत सोचो बल्कि भविष्य के बारे में सोचो। तुम पहले से ही इतने मजबूत हो कि तुम अपने सभी दुश्मनों को आसानी से खत्म कर सकते हो। यह कोई बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात है। ताकत के साथ तुम बाकी सब कुछ हासिल कर लोगे। बस थोड़ी देर और सहन करो, इससे पहले कि तुम जान पाओ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें शाश्वत शांति मिलेगी, मैं इसका वादा करती हूँ। उसने आगे कहा, हाँ ये सही है, जो बीत गया सो बीत गया। वर्तमान में ही असली में हूँ वह खूनी हत्यारा जो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए हर किसी को मार सकता है। अब समय आ गया है कि मैं इसे पूरे दिल से स्वीकार करूँ और मानवता को पीछे छोड़ दूं। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। आत्मा चील उड़कर शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी ने उसे रोकर कुछ भी नहीं पूछा। पिछले राज्यों के शाही शहरों में सुरक्षा बेहतर थी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ढीली है। क्या इसका कारण यह है कि वे एक कमजोर राज्य है और उन्हें नहीं लगता कि कोई दुश्मन उनकी परवाह भी करेगा? लंगचेम ने भो सिरसर पर कोई एयर गार्ड नहीं था। प्रवेश द्वार के पास जमीन पर केवल 2 मेहमान थे जो दक्ष को हवा के जरिए शहर में प्रवेश करते देख खड़े भी नहीं हुए। दक्ष ने स्पिरिट ईगल को शहर की खाली सड़क पर उतारा और पिछली बार की तरह उसे जाने को कहा। उसे विश्वास था कि वह कम से कम एक दिन यहाँ रहने वाला है। वह पैदल ही राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह सड़क पर चल रहा था तो उसने एक खाली गली में एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। उस आदमी के सामने एक महिला का शव पड़ा था। वह हिल नहीं रही थी और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए लग रहे थे। ये स्पष्ट नहीं था कि वह मर चुकी थी या बस बेहोश थी, लेकिन दक्ष को ऐसा लग रहा था कि वह मर चुकी है। मैं बस ये सोच रहा था कि मैं किस कीड़े को कुचलकर कुछ जवाब पाऊंगा। ऐसा लगता है कि मुझे मेरा कीड़ा मिल गया है। दक्ष ने उस आदमी की ओर देखते हुए कहा जो उस महिला के शरीर के ठीक बगल में धूमपान कर रहा था। वह उस आदमी की ओर चलने लगा। जैसे ही वह गली में दाखिल हुआ उस आदमी ने उसकी ओर देखा। यहाँ से चले जाओ बच्चे, मेरे जाने के बाद तुम इस लड़की का इस्तेमाल कर सकते हो जब तक मैं अपना सिगरेट खत्म न कर लूँ। तुम बाहर ही इंतजार करो, उस आदमी ने दक्ष से कहा और उसे जाने का इशारा किया। हालांकि दक्ष ने उसकी बात नहीं सुनी और उसकी ओर बढ़ता रहा। अरे यार, मैंने तुमसे कहा था कि तुम चले जाओ। अगर तुम नहीं रुकोगे तो न केवल तुम उस लड़की का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे बल्कि तुम उसके बगल में मृत भी पड़े रहोगे। अब तुम चुन सकते हो, आदमी ने दक्ष को घूरते हुए कहा। दक्ष फिर भी नहीं रोका। तुम कमीने, लगता है तुम सच में मरना चाहते हो, आदमी ने बुदबुदाते हुए धुआं जमीन पर रख दिया और उसे अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए दक्ष की ओर बढ़ने लगा। कौवे की छाया उस आदमी के पीछे दिखाई दी। ओह, तो तुम एक आत्मा योद्धा हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें यहाँ इतनी स्वतंत्रता मिली है। आत्मा योद्धाओं का एक विशेष स्थान है, आखिरकार ऐसे कमजोर राज्य में तो और भी अधिक। दक्ष ने कौवे की छाया को देखते हुए कहा। लेकिन उस आदमी को हमला करने का मौका दिए बिना वह गायब हो गया। वह व्यक्ति उलझन में था कि दक्ष कहाँ गया। तभी उसने महसूस किया कि कोई हाथ उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ रहा है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता उसने महसूस किया कि उसका शरीर हवा में उठ गया है। वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके पीछे कौवे की छाया गायब हो गई। कौन हो तुम? मुझे मुक्त करो। खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करने पर भी असफल होने पर वह आदमी दर्द से करा उठा। मैं वह व्यक्ति हूँ जो आपके जीवन का माली हूँ और जो सभी सवालों के ईमानदार जवाब पाने वाला हूँ, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा। आदमी ने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जितना ज्यादा वह संघर्ष करता उतना ही कम वह लता। दक्ष उसमें ज्यादा बल लड़ा, जिससे ऐसा रहा था कि उसे कुचला जा रहा है। मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, मुझे कुचलना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम लड़की चाहते हो, उसे ले जाओ, वह अभी भी बेहोश है। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, आदमी ने दर्द भरी आवाज में दक्ष से कहा। मुझे उस लड़की या तुम्हारी परवाह नहीं है, मुझे ली यहुई के बारे में बताओ, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा। वह सवाल था जो वह पूछना चाहता था क्योंकि उसे ली यहुई को फन देने की जरूरत थी। तुम्हारा मतलब अभिकर्मक से है? महामहिम के छोटे भाई से? चेहरे पर हैरानी भरी नजर के साथ उस आदमी ने पूछा। हाँ, मैं राजा के छोटे भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। वह अभी कहाँ होगा और दिन भर कहाँ जाता होगा? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह अभी कहाँ है? जहाँ तक मुझे पता है वह आजकल महल से बाहर कम ही निकलता है, इसलिए वह अंदर ही होगा। जाओ और उससे मिलो। तुम ये किसी से भी पूछ सकते थे, तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं थी, आदमी ने रोने जैसी आवाज में कहा। ओह, ये कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि कीड़े मुझसे ये सवाल पूछे कि मुझे इस जानकारी की आवश्यकता क्यों है और मुझ पर संदेह करे। मैं उसे मारने के लिए यहाँ हूँ। आखिरकार मैं जितना कम निशान छोड़ूंगा उतना ही बेहतर होगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। आदमी
रानी ने उसकी बातें सुनी और पीला पड़ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि दक्ष अभिकर्मक को मारने की बात कर रहा था, लेकिन वह इससे भी ज्यादा चिंतित था कि इसका क्या मतलब है। दक्ष उसे यह बता रहा था जिसका मतलब सिर्फ यही हो सकता था कि उसने उसे मारने का मन बना लिया था। आदमी और भी ज्यादा जोर से संघर्ष करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, कृपया मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब भी दिया है, मैं कुछ भी करूंगा। कोई और विकल्प ना देखकर आदमी विनती करने लगा, ओह तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, तुम इतने मूर्ख नहीं हो। मुझे लगता है अगर कोई कारण है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या मुझे कोई कारण चाहिए? बस इसे ऐसे समझो कि एक पापी और भी ज्यादा पाप कर रहा है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपनी ज्वलंत बर्फ की तलवार से वार किया, जिससे उस आदमी की गर्दन तुरंत कट गई। आदमी का सिर लुढ़ककर कुछ दूरी पर बैठी महिला के शरीर पर जा गिरा। दक्ष ने महिला को कुछ देर तक देखा, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। वह महिला को बेहोशी की हालत में उस आदमी की लाश के पास छोड़कर वहां से चला गया। वह गली से निकलकर भीड़ में शामिल हो गया। उसे सूचना मिली थी कि ली यहुई शाही महल में है। जहां तक शाही महल में उसके होने की बात है तो ये स्पष्ट था कि वह व्यक्ति यह नहीं जान पाएगा। उस व्यक्ति को ढूंढना दक्ष पर निर्भर था। दक्ष शाही महल की ओर चला और उसने देखा कि वहां कड़ी सुरक्षा थी। खैर, कम से कम वे जानते हैं कि महत्वपूर्ण स्थानों की रखवाली करना एक आवश्यकता है। उनके असुरक्षित शहर के प्रवेश द्वार को देखते हुए मुझे लगा कि उन्होंने पहले ही सब कुछ छोड़ दिया है। दक्ष ने गार्डों पर नजर डालते हुए कहा। वह पहरेदार की ओर चलने लगा। उसने शरारत का मुखौटा पहना हुआ था, जिसका इस्तेमाल वह पूरी तरह से अलग चेहरा दिखाने के लिए कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे फू चेन के रूप में देखे या उसका असली चेहरा देखे। भले ही अगर लोग उसे असली रूप में देखते तो उसे कोई नुकसान नहीं होता, फिर भी वह इससे परेशान नहीं था, क्योंकि वह वास्तविक दुनिया में भी अपने असली रूप को छिपाने की आदत डालने की कोशिश कर रहा था। वह गार्ड के पास गया। वही रुक जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या उद्देश्य है? उस आदमी ने दक्ष से पूछा। जब उन्होंने उसे रोका, जब वह उनसे 5 मीटर दूर था, कुछ पहरेदार ने अपनी तलवारों पर हाथ रखे हुए थे और वे दक्ष को संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। मैं यहाँ रिएजेंट से मिलने आया हूँ, दक्ष ने बिना जरा भी घबराए हुए उत्तर दिया। तुम्हें उससे क्या काम है? वह किसी से मिलता नहीं है, गार्डों ने दक्ष को घूरते हुए जवाब दिया। उसे बताओ कि कोई उससे मिलने आया है, भविष्य के बच्चे के बारे में, उसकी रहस्य भरी किताब के बारे में। उसे बताओ कि मैं वही लड़का हूँ जिसके बारे में उसने लिखा था और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दक्ष ने झांसा देते हुए एक कहानी गढ़ी। पहरेदार ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या बात कर रहा है। जाओ उससे बताओ, मैं वादा करता हूँ कि वह समझ जाएगा। एक आत्मविश्वास भारी मुस्कान के साथ दक्ष ने जवाब दिया। पहरेदार एक दूसरे की ओर देखने लगे। आप जाकर महामहिम को बताइए कि यह आदमी क्या दावा कर रहा है। चूंकि वह इतना आश्वस्त है तो इसके पीछे कोई कारण हो सकता है। एक गार्ड की ओर देखते हुए दूसरे गार्ड ने जवाब दिया। एक गार्ड महल के अंदर चला गया जबकि दक्ष बाहर इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बाद गार्ड बाहर आया। महामहिम आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे पीछे आए, गार्ड ने दक्ष से कहा, इससे पहले कि वह महल के प्रवेश द्वार की ओर वापस चलने लगे। गार्ड एक तरफ हट गए और दक्ष को जाने दिया। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए दक्ष गार्ड के पीछे पीछे चलते हुए महल में दाखिल हुआ। उसे एक हॉल में लाया गया जहाँ एक आदमी सिंहासन पर बैठा था। कमरे को 20 से ज्यादा पहरेदार ने घेर रखा था। दक्ष दालान में आया और उस आदमी के सामने खड़ा हो गया। क्या आप मास्टरली ही हुई है? उसने उलझन भरी निगाहों से पूछा। वह उलझन में था कि यह आदमी सिंहासन पर क्यों बैठा है। हाँ मैं हूँ, और तुम वही लड़का हो जिसके बारे में मैंने लिखा था, वह पौराणिक बच्चा जिसने अपने पिता को बचाने के लिए भविष्य से आने का दावा किया था, उस आदमी ने पूछा जब उसकी आंखें उसके हाव भाव के माध्यम से दक्ष की आत्मा को देखने की कोशिश कर रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कोई मिथक नहीं हूँ, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके बारे में आपने किताब में बात की है। मैं अचानक यात्रा से वापस आया हूँ और अपने दादाजी से मिला हूँ जिन्होंने मुझे इस किताब और आपके बारे में बताया। दक्ष ने आ भरते हुए उत्तर दिया। और तुम अब भी दावा करते हो कि तुम असली हो, या मैं ये कहूँ कि तुम उस पागल बुरे आदमी के पोते हो? अगर तुम सच में थे तो शहर में कोई भी तुम्हें याद क्यों नहीं करता? आदमी ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। उस तलवार की वजह से, ये सब उस तलवार की वजह से है जो तुमने मेरे दादाजी से ली थी। मैंने तलवार का इस्तेमाल करके सभी के दिमाग से अपने बारे में सब कुछ मिटा दिया। दक्ष ने अपने चेहरे पर कोई चिंता दिखाए बिना जवाब दिया। ओ, उस तलवार में इतनी शक्ति थी? मैंने तो सोचा था कि यह कोई खजाना है, एक मजबूत तलवार, लेकिन इसमें ऐसी शक्तियां थी। सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा, ये कुछ और नहीं बल्कि इसकी शक्ति की एक छोटी सी झलक है। वैसे भी मैं आपको धन्यवाद देने आया था क्योंकि आपने वह तलवार ले ली थी। अब जब तलवार आपसे बंध गई है तो मैं इसके अभिशाप से मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दक्ष ने कृतज्ञता में अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा, अब जब मैंने आपको धन्यवाद दे दिया है तो मैं विदा लेता हूँ। उन्होंने जाने से पहले कहा, रुको, मध्यम आयु वर्ग
के व्यक्ति ने अचानक कहा और वह अपने सिंहासन के सामने खड़ा हो गया। दक्ष को रोकने के लिए दरवाजे के सामने आ गए। हम ये क्या है? दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए पूछा। उसे पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वह अनभिज्ञ होने का नाटक कर रहा था। आप किस अभिशाप की बात कर रहे हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बहुत सिकुड़ागड़े भों सरते हुए दक्ष से पूछा। ओह, जब तुम नए मालिक बने तो तुम्हें अभिशाप के बारे में जानकारी नहीं मिली? दक्ष ने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से पूछा। कौन सी जानकारी? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उस आदमी ने हताशा में अपना हाथ सिंहासन पर पटक हुए पूछा। तुमने वह तलवार मेरे दादाजी से ली थी है ना? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। मैंने किया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चेहरे पर चिंता भरी नजर के साथ उत्तर दिया। तुम्हारे पास अभी भी वह तलवार है ना? दक्ष ने अपना सवाल जारी रखा। हाँ, मुझे मालूम है, आदमी ने जवाब दिया। तो मैं सही था, तुम तलवार के नए मालिक हो। ये तुम्हारे पास आ गई है और मैं इस अभिशाप से मुक्त हो गया हूँ। दक्ष ने खुशी से कहा। अगर तुमने मुझे इस अभिशाप के बारे में और नहीं बताया तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। बताओ मुझे। अधेड़ उम्र का आदमी गरजाओ। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में नहीं जानते। जब तलवार मुझसे जुड़ी तो मुझे ये जानकारी मिली। खैर, चूंकि तुम्हें यह नहीं पता इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। तलवार को शक्ति की शापित तलवार कहा जाता है। यह एक मजबूत तलवार है, लेकिन यह एक अभिशाप के साथ आती है। शापित होने के बाद दूसरे को मतिभ्रम दिखाई देने लगता है और फिर उसका अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाता है। कोई भी उस व्यक्ति को याद नहीं रखता। कुछ दुर्लभ मामलों में कोई करीबी रिश्तेदार याद रख सकता है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि कोई भी उसे याद नहीं रखता। अभिशाप के कारण आपका शरीर गर्म होने लगता है और अगर आप ठंडी जगह पर नहीं रहते हैं तो आप मर जाते हैं। दक्ष ने कहा। मैं 3 महीने पहले ही श्राप से मुक्त हुआ था, इसलिए उस समय तलवार ने खुद को तुम्हारे लिए प्रकट किया था। अगर मेरी धारणा सही है तो तुम कभी भी उस भ्रम को देखना शुरू कर सकते हो। तलवार के खुद को मेरे लिए प्रकट करने के महीनों बाद मुझे वह दिखाई देने लगा। तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। यही कारण था कि मुझे अपने माता पिता की मृत्यु का भ्रम हो रहा था और मुझे लगा कि मैं समय में पीछे चला गया हूँ। दक्ष ने उत्तर दिया। लेकिन क्या आपके माता पिता वैसे ही नहीं मरे जैसा आपने दावा किया था? लिया ही ने पूछा। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मेरा मानना है कि यह एक सहयोग था। वैसे भी मैंने कई और मतिभ्रम देखे। मैंने भूत, ड्रैगन, फीनिक्स और बहुत कुछ देखा। मैं पागल हो रहा था और मेरा शरीर गर्म हो रहा था, इसलिए मैं एक ठंडी जगह की तलाश में भाग गया। मैं यहीं रह रहा था जब तक कि तलवार पूरी तरह से तुम्हारी नहीं हो गई और अभिशाप मुझसे दूर नहीं हो गया। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। जितना अधिक वह बोलता गया लिया वे उतना ही अधिक चिंतित होता गया। वैसे भी अगर मेरा पिछला अनुभव कुछ मायने रखता है तो तुम्हारा शरीर मतिभ्रम के प्रकट होने के 1 दिन या 1 सप्ताह के भीतर गर्म होना शुरू हो जाएगा और अगर तुम किसी ठंडी जगह पर नहीं गए तो तुम मर भी सकते हो। जहां तक तुम्हारे अस्तित्व की बात है तो वह मेरे माता पिता के बारे में मेरा पहला मतिभ्रम देखने के 1 दिन बाद ही मिट गया था, ताकि हर कोई तुम्हें भी भूल जाए। दक्ष ने भरते हुए कहा। चूंकि मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। दक्ष ने फिर से अपना सिर धीरे से झुकाते हुए कहा। उसकी आंखों का रंग धुंधले सफेद रंग में बदल गया, जो कमरे में मौजूद किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी दक्ष को देख रहा था, अभी भी सोच रहा था कि वह सच बोल रहा है या नहीं। वह उसे जाने नहीं देना चाहता था और वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने हॉल की छत को टूटते हुए देखा। उसने देखा कि एक भयानक ड्रैगन उस छेद से कमरे में घुस आया है। वहाँ एक ड्रैगन है, इसे मार दो, इसे अभी मार दो। अधेड़ उम्र का आदमी एक बच्चे की तरह चिल्लाया और अपने सिंहासन पर गिरते हुए पीछे हट गया। ड्रैगन अधेड़ व्यक्ति की ओर उड़ा, लेकिन अधेड़ व्यक्ति को छूने से पहले ही गायब हो गया। लिया हुई ने देखा कि ड्रैगन गायब हो गया है। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। ड्रैगन कहाँ गया? तुम कमीने, मेरी रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़े? क्या तुम डर के मारे जम गए थे? मेरे पहरेदार इतने बेकार कैसे हो सकते हैं? मैं अपने भाई को जाकर ड्रैगन के दिखने के बारे में बताऊंगा, उसने अपने चेहरे से पसीना पूछते हुए कहा। लेकिन महाराज, वहां तो कुछ भी नहीं था। पहरेदार ने असमंजस में उत्तर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है कि वहां कुछ भी नहीं था? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यह मेरा भ्रम था? तुम सोचते हो कि मैं पागल हो रहा हूँ क्योंकि यह बच्चा कुछ बेवकूफी भरी बातें कर रहा है? क्या तुम बेवकूफ यह नहीं देख सकते कि छत आधे में फट गई है? लिया हुई ने अपनी बात को साबित करने के लिए छत की ओर देखा, लेकिन वह दंग रह गया क्योंकि छत बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। छत पर कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसने चेहरे पर खालीपन लिए हुए बुदबुदा। हम लगता है कि यह पहले ही शुरू हो चुका है। तुम्हें मतिभ्रम होने लगा है। मैं समय सीमा के बारे में सही था। कल तक हर कोई मुझे भूल जाएगा। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उसने जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में बात की कि आदमी उसे सुन सके। लिया हुई आखिरकार दक्ष पर विश्वास करने लगा था। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे लग रहा था कि केवल दक्ष ही उसे इस समस्या से बचा सकता है। वह अपना दिमाग नहीं होना चाहता था और वह जीवित रहने के लिए बर्फीली जगह पर रहना नहीं चाहता था।
था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह नहीं चाहता था कि लोग उसे भूल जाए। लिया हुई एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही आत्ममुगदर, वह चाहता था कि लोग उसे याद रखें। वह सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में जाना जाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह दूसरे राज्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अपने हाथ को दूर दूर तक फैलाने के लिए वह अपने युवा दिनों में एक लेखक बन गया, बाद में वह एक चित्रकार भी बन गया और कई और भी दूसरों द्वारा भुला दिए जाने का ख्याल उसके लिए सबसे डरावना था। वह किसी भी कीमत पर भुलाया जाना नहीं चाहता था। अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो मुझे इस अभिशाप को तोड़ने का कोई तरीका बताओ। अगर मैं शांति से नहीं रह सकता तो मैं तुम्हें भी जीने नहीं दूंगा। उसने दक्ष को घूरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें बताया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। दक्ष ने जवाब दिया और झिझक हुए एक कदम पीछे हट गया, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम मर जाओगे। ध्यान से सोचो छोटे लड़के, तुम अपनी जान चाहते हो या नहीं? ली यहुई ने दक्ष को घूरते हुए पूछा, हे भगवान, मैं यहाँ क्यों आया? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, बस मुझे मत मारना, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। ये तलवार किसी और को दे दो और इंतजार करो। अगर ये तलवार उस व्यक्ति को अपना नया मालिक चुन लेती है तो तुम अभिशाप से मुक्त हो जाओगे, तब तक तुम्हें अभिशाप का सामना करना पड़ेगा। दक्ष ने समझाया, वह तलवार को नए व्यक्ति को मालिक के रूप में चुनने में कितना समय लगेगा और मैं आजाद हो जाऊंगा? ली यहुई ने उम्मीद भरी नजर से पूछा, मुझे नहीं पता, तुम्हें चुनने में करीब 20 साल लग गए और मुझे मुक्त कर दिया गया, इसमें इतना या उससे भी अधिक समय लग सकता है। दक्ष ने उत्तर दिया, क्या बकवास है, यह मेरे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इस अभिशाप का सामना करने से बेहतर नहीं है। मुझे कोई और तरीका और कुछ ऐसा बताओ जो निश्चित रूप से काम करेगा, या मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ली यहुई ने फिर से गरजते हुए कहा और उसने अपनी उंगली दक्ष की ओर इशारा की। गार्डों ने भी अपने हथियार निकाल लिए और उन्हें दक्ष पर तान दिया, मानो उससे कह रहे हो कि सहयोग करो, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं, अगर तुमने मुझे कोई समाधान नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली यहुई ने दक्ष से कहा, इससे पहले कि वह फिर से सिंहासन पर बैठ गया, मैं नहीं कर सकता। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम तलवार पिछले मालिक को दे सकते हो और तलवार उसे तुरंत अपना मालिक बना लेगी जिससे तुम्हारा श्राप हट जाएगा, तो तुम इसे मुझे वापस कर दोगे? मैं श्राप वापस नहीं चाहता, दक्ष ने कहा, और वह झिझक हुए पीछे हट गया। कृपया मुझे जाने दो। वह जाने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन पहरेदार ने प्रवेश द्वार को अवरोध कर दिया था। मैं तलवार वापस नहीं लेना चाहता, बस मुझे जाने दो। मैं फिर से पीड़ा नहीं सहना चाहता, मैंने पहले ही बहुत पीड़ा झेल ली है। हाँ, तो यह वही था। नए मालिकों का चयन करने में समय लगता है, लेकिन चूंकि पुरानी मालिक पहले ही चुने जा चुके थे इसलिए उन्हें तुरंत वापस ले लिया जाता है। ली यहुई जोर से हंसा, जैसे कि उसे भागने का रास्ता मिल गया हो। भागने का कोई रास्ता न पाकर दक्ष वापस लौट आया। कृपया मुझे जाने दो, मैं अभिशाप वापस नहीं चाहता। मैं अभी अभी इससे छुटकारा पाकर घर वापस आने में कामयाब हुआ हूँ। मैं बर्फीली भूमि पर नहीं जाना चाहता, दक्ष ने रोते हुए भाव से उस आदमी से कहा। तभी अचानक ली यहुई के सामने एक स्थानिक पोर्टल प्रकट हुआ। ली यहुई ने पोर्टल को अविश्वसनीय नजर से देखा। पलक झपकते ही एक फीनिक्स पोर्टल से बाहर निकल आया। फीनिक्स ऊपर की ओर उड़ गया और नीचे आने से पहले चीखता हुआ आया। वली यहुई की दिशा में उड़ गया। गड, मेरी रक्षा करो, इस क्रूर जानवर से मेरी रक्षा करो। ली यहुई एक बच्चे की तरह चिल्लाया और निकटतम की ओर भागने लगा। दूसरी ओर उसे असमंजस में देख रहे थे क्योंकि वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। महाराज, वहां कुछ भी नहीं है, आपको कोई और भ्रम हो रहा होगा, ने ली यहुई से कहा। एक और भ्रम? ली यहुई ने बड़बड़ा हुए पीछे देखा तो पाया कि फीनिक्स और पोर्टल वहां नहीं थे। ओह नहीं, मैं इसे जारी नहीं रहने दे सकता, ये भ्रम बंद होने चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या कहते हो, तुम्हें वह तलवार लेनी होगी और मुझसे बहुत दूर चले जाना होगा। अगर मैंने तुम्हें फिर से देखा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, आदमी ने दक्ष से कहा और उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछ। तुम दोनों मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तुम में से बाकी लोग उस पर नजर रखना, उसे भागने मत देना, वरना तुम में से कोई भी कल उसे देखना पसंद नहीं करेगा, ली यहुई ने गरजते हुए कहा और कमरे से बाहर की ओर चलने लगा। वो 2 गार्डों के साथ वहां से चला गया और दक्ष तथा अन्य लोगों को कमरे के अंदर ही छोड़ गया। ये दिलचस्प था, मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम अंदर घुसकर तलवार चुरा लोगे, तुमने ऐसा करने का फैसला क्यों किया? जुन ने दक्ष से पूछा। ये बहुत आसान लग रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तलवार कहाँ रखी गई थी। अगर यह सही होता तो मैं इस बेवकूफ से नहीं मिल पाता और मेरे पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चुपके से जाने और मार के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन ये दिन है और मैं छाया परिवर्तन का उपयोग नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं ये भी परखना चाहता था कि क्या ये संभव है। डर आखिरकार एक शक्तिशाली हथियार है, दक्ष ने अपने विचारों के माध्यम से जुन को उत्तर दिया क्योंकि वह उस आदमी के लौटने का इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था कि समय की तलवार असल में कैसी होगी। कुछ ही पलों में वह एक गॉड ग्रेड हथियार पकड़ने जा रहा था। यह विचार उसे उत्साहित कर रहा था, सबसे शक्तिशाली हथियार जो किसी व्यक्ति के पास हो सकता है। कदंते का सामान
कुछ ही पलों में उसके हाथों में होने वाला था समय की तलवार। यह अपने आप में ही परीक्षण के लिए एक योग्य पुरस्कार हो सकता है, लेकिन सफल होने के बाद मुझे शायद इससे भी अधिक मिलेगा। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसी दिखती है, यहाँ तक कि जुन ने भी मुझे नहीं बताया कि तलवार कैसी दिखती है। ये देखने में बहुत अच्छी लग रही होगी। दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए सोचा, भागने के बारे में सोचना भी मत, अगर तुमने भागने की कोशिश भी की तो पछताओगे। उसे दरवाजे की ओर देखते हुए देखकर पहरेदार ने उसकी मंशा को गलत समझा, उन्होंने उसे तुरंत चेतावनी दी। दक्ष ने अफसोस जताते हुए अपना सिर हिलाया, बेवकूफ, मैं क्यों भागूं? कुछ ही मिनटों में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार मेरे हाथ में आने वाला है, केवल एक बेवकूफ ही इससे भाग सकता है। दक्ष ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए सोचा। जल्दी ही दरवाजा खुलने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने नजर उठाए और देखा कि ली यहुई वापस आ गया है। उसके हाथ में तलवार थी। तलवार पूरी तरह से सोने से बनी हुई लग रही थी। तलवार के ब्लेड पर हीरे जैसी चीजें लगी हुई थी, जिससे यह और भी कीमती लग रही थी। दक्ष तलवार को देखकर खुश था। समय की तलवार बहुत अद्भुत लग रही थी। तलवार को देखकर वह जरा भी निराश नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना चरित्र नहीं छोड़ा। उसे अपने चरित्र में बने रहना था ताकि उस पर कोई संदेह ना आए। ये लो, अपनी तलवार ले लो, ली यहुई ने कहा, और उसने तलवार दक्ष को देने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन दक्ष ने तलवार नहीं ली। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? दक्ष ने परेशान स्वर में जवाब दिया, और उस आदमी की आंखों में देखा। वह अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि वह ये शापित तलवार नहीं लेगा। वह थोड़ी बहुत बातचीत के बाद तलवार लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात जारी रख पाता वह आदमी हंसने लगा। मुझे लगता है कि मैं बिना किसी कारण के चिंतित थी। तुम नकली नहीं हो, तुम्हें पता था कि यह असली तलवार नहीं है। चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि तुम मूर्ख हो। मैं बस ये देखने के लिए परीक्षण कर रही थी कि क्या तुम नकली तलवार को पहचान सकते हो, ली यहुई ने दक्ष से कहा, जिससे दक्ष अचंभित रह गया। क्या बकवास है, मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? वह डरा हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सावधान नहीं होगा। वह वास्तव में मुझे परखने के लिए नकली तलवार लाया था। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ कि उसने मेरे शब्दों को गलत समझा और सोचा कि मैं गुस्से में था क्योंकि उसने मुझे नकली तलवार दिखाए। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मेरे पास यहाँ कुछ लोगों को मारने के अलावा कोई और रास्ता होता। हालांकि मुझे अभी भी तलवार नहीं मिलती। दक्ष ने राहत की सांस लेते हुए सोचा, लेकिन अपनी भाव शून्य अभिव्यक्ति बनाए रखी। दरवाजे की ओर देखते हुए ली यहुई ने आदेश दिया, असली तलवार लाओ। दरवाजा फिर से खुला और एक पहरेदार अंदर आया। पहरेदार अपने दोनों हाथों में एक भारी तलवार लिए हुए था। तलवार कपड़े से ढकी हुई थी, इसलिए यह पता लगाना कठिन था कि वास्तव में कैसी दिखती थी। ने तलवार ली यहुई को सौंप दी। ली यहुई ने तलवार को खोला और दिखाया कि वह असल में कैसी दिखती है। दक्ष आखिरकार तलवार को देखने में कामयाब हो गया। तलवार को देखकर दक्ष खुश नहीं लग रहा था, इसके बजाय वह कुछ हद तक भ्रमित और निराश लग रहा था। तलवार एक भारी तलवार की तरह लग रही थी जो 85 सेंटीमीटर चौड़ी और उसकी ऊंचाई जितनी लंबी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि यह बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह सबसे आम काले लोहे से बना है। इसका मूठ भी इसी तरह की सामग्री से बना था, बस इसका रंग अलग था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तलवार पहले से ही जंग लगी हुई थी। उसे समझ में नहीं आया कि एक अच्छी श्रेणी की कलाकृति इस तरह कैसे दिख सकती है। अगर उसे ये तलवार किसी दुकान में मिली होती तो वह सोचता कि यह सबसे निचले दर्जे की कारी की असफल रचना है जिसे पता ही नहीं कि वह क्या कर रहा है। वह इस तरह के कचरे की तरफ देखता भी नहीं। शुन, मुझे मत बताओ कि यह तलवार है, ये क्या मजाक है? क्या वह फिर से मेरी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा है? दक्ष ने शुन से पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि समय की तलवार काली थी, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे यकीन नहीं है कि यह वास्तव में समय की तलवार है। इसे पकड़ने की कोशिश करो और देखो कि क्या तुम कुछ देख सकते हो। जुन ने दक्ष से कहा, इसे पकड़ने की क्या कोशिश? ये चीज भगवान स्तर की कलाकृति नहीं हो सकती। अगर यह है तो मुझे समझ नहीं आता कि इसके निर्माता ने इसे ऐसा दिखने के लिए क्या सोचा होगा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि देवता इसका इस्तेमाल लड़ाई के लिए करते हैं। दक्ष ने आह भरते हुए जूनन को जवाब दिया, अब आह भरने से कोई लाभ नहीं है। तुम ये तलवार ले रहे हो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हें श्राप मिले या ना मिले। तुम 20 साल तक श्राप के साथ रहे, तुम अपना बाकी का तुच्छ जीवन इसी तरह जी सकते हो। तलवार ले लो और चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। ली यहुई ने दक्ष को चेतावनी दी। एक पल सोचने के बाद दक्ष ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और तलवार की मूठ पकड़ ली। उसने तलवार उठा ली। ली यहुई हैरान था कि दक्ष इतनी आसानी से तलवार उठा सकता था। उसे तलवार उठाने के लिए अभी भी 2 हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिरकार यह इतनी भारी थी। दूसरी ओर दक्ष ने इसे कैंडी की तरह उठाया, जिससे वह अंदर तक चौंक गया। तलवार थमे दक्ष ने कुछ महसूस करने का इंतजार किया, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तलवार किसी खजाने जैसी नहीं लग रही थी, इसके बजाय यह एक ऐसा हथियार लग रहा था जो नश्वर लोगों के लिए बनाया गया था। जुन, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, ये समय की तलवार नहीं हो सकती, उसने जुन से कहा। उसने उस आदमी के हाव भाव पर ध्यान दिया कि कहीं वह उसे बेवकूफ
बेवकूफ तो नहीं बना रहा, लेकिन ऐसा नहीं लगा आदमी को वाकई राहत महसूस हुई कि वह तलवार छुड़ाने में कामयाब हो गया था। ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है, ये वही तलवार होनी चाहिए जो उसे बुरे आदमी से मिली थी। क्या मैं गलत था? क्या भविष्य का वह लड़का वास्तव में अस्तित्व में नहीं था? क्या वह बुरे आदमी की कल्पना थी? क्या उस शहर में समय की कोई तलवार नहीं थी? दक्ष के विचार इधर उधर भटकते रहे क्योंकि वह सोच रहा था कि उसे किस पर विश्वास करना चाहिए। उसने सोचा था कि उसे समय की तलवार के बारे में सही सुराग मिल गए हैं, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद वह गलत था। हो सकता है कि यह उसका आशावाद ही था जिसने उसे यह विश्वास दिलाया था कि वह अब तक सही था। उसने तलवार हाथ में थाम ली और चलने लगा। जाते समय वह वाकई निराश था। कमरे से बाहर निकलते समय उसने दूसरों से एक शब्द भी नहीं कहा। हाँ, वह बहुत दुखी था क्योंकि उसे फिर से श्राप मिला था। मुझे ये पसंद है तो क्या हुआ अगर वह श्राप से मर गया? जब तक मैं सुरक्षित हूँ कुछ भी मायने नहीं रखता। अब मैं अपना जीवन शांति से जी सकता हूँ। लिया हुई जोर से हंसा और सिंसन पर वापस चला गया और आराम से बैठ गया। तरान कन आगे बढ़ो, कहो। महल से बाहर निकलते हुए दक्ष ने कहा, क्या कहा? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें आशावादी नहीं होना चाहिए। खैर, मैंने तुमसे कहा था, फिर भी चिंता मत करो, कम से कम तुमने कोशिश तो की। तो क्या हुआ अगर तुम्हें यहाँ समय की तलवार नहीं मिली? जब तक किस्मत तुम्हारा साथ देती है तुम परीक्षण खत्म होने से पहले समय की तलवार पा सकते हो। जुन ने दक्ष से कहा, किस्मत? क्या तुम मेरी किस्मत जानना चाहते हो? मेरे हाथ में ये कूड़ा देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी किस्मत कितनी खराब है। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, जो भी हो मैं अपना मूड खराब नहीं कर सकता, मुझे अभी ट्रायल पूरा करना है। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपने हाथ में तलवार की ओर देखा और उसे एक तरफ फेंक दिया। उसके बाद वह अपनी आह्वान बांसुरी लेकर आया। उन्होंने बांसुरी बजाई और आत्मा गरुड़ को बुलाया जो शीघ्र ही प्रकट होकर उनके सामने आ गया। आखिरी बार दूरी पर पड़ी जंग लगी तलवार को देखते हुए दक्ष स्पिरिट ईगल पर चढ़ गया। उसकी ज्वलंत बर्फ की तलवार अभी भी उसकी पीठ पर म्यान में टिकी हुई थी। जैसे ही वह उड़कर दूर गया स्पिरिट ईगल आकाश में ऊपर उठने लगा। ये जल्द ही रॉयल सिटी से बाहर चला गया, लेकिन तभी कुछ अजीब बात घटी। दक्ष ने जो तलवार फेंकी थी वह एक पल के लिए हिली फिर रुक गई। दक्ष स्पिरिट ईगल पर बैठा हुआ कुछ विचारों में खोया हुआ था। लगता है कि इस परीक्षण में मुझे समय की तलवार नहीं मिलेगी। जहां तक लव की बात है तो ये भी बिना किस्मत के असंभव लगता है। जून, क्या तुम ब्लडलाइन मंदिर से जवाब नहीं पा सकते और मुझे बस यह नहीं बता सकते कि लव और समय की तलवार वास्तव में कहाँ है? दक्ष ने जून से पूछा, क्या आपको लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? भूल जाओ, यह संभव नहीं है, हमें वे उत्तर आसान तरीके से नहीं मिलेंगे। जून ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, तुमने मुझे बताया ही क्योंकि वे चीजें यहाँ थी। अगर यह सब वैसे भी मेरी किस्मत पर निर्भर करने वाला था, अब मैं उन कीमती चीजों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकता जिन्हें मैं खो रहा हूँ। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। जब वह साधना की मुद्रा में बैठा था वह अभी खेती शुरू करने ही वाला था कि उसके हाव भाव बदल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह स्पिरिट ईगल को उल्टी दिशा में उड़ते हुए देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि यह उड़ना कम और ऐसा लग रहा था मानो स्पिरिट ईगल अपने कदमों को उल्टी दिशा में वापस ले जा रहा हो और रॉयल सिटी की ओर उल्टी दी में जा रहा हो। ये शीघ्र ही शाही शहर में प्रवेश कर गया। उसने चारों ओर देखा, ये समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन न केवल आत्मा ईगल बल्कि उसने सड़कों पर मनुष्यों को भी देखा जो उल्टी दिशा में चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ रिवाइंड में देख रहा हो और केवल वही हिल सकता हो। जुन, क्या तुम भी इसे देखती हो? उसने जुन से इस पर उसकी राय जानने के लिए पूछा, लेकिन जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछने पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। स्पिरिट ईगल रॉयल पैलेस के सामने उतरा। क्या बकवास है, मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं है, उसने चिल्लाते हुए कहा जब उसे एहसास हुआ कि वह बिना इच्छा के स्पिरिट ईगल के नीचे चला गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर अपने आप चल रहे थे। वह अपने कदमों को पीछे खींच रहा था। आत्मा ईगल दूर चला गया। उसने अपने आप को उसी स्थान पर खड़ा पाया जहां वह फेंकते समय खड़ा था। उसका हाथ अपने आप हिलने लगा जब उसने देखा कि पुरानी जंग लगी तलवार हवा में उड़कर उसके हाथ में वापस आ रही है और उसी पथ पर वापस आ रही है जिस पर वह तलवार फेंकते समय गया था। जैसे ही तलवार उसके हाथ में वापस आए उसने अंततः अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। उन्होंने ये भी देखा कि लोगों ने उल्टी दिशा में चलना बंद कर दिया था, वे अब सामान्य रूप से चल रहे थे। शुन, तुम फिर कहाँ गायब हो गए? दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन शुन ने अब तक उसे कोई जवाब नहीं दिया था। अल्पविराम, मैं कहाँ गायब हो जाऊंगी? मैं यही हूँ। अचानक तुम्हें क्या हो गया? जुन ने दक्ष से पूछा। मेरे साथ जो हुआ उससे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे मत बताओ कि तुमने दुनिया को उल्ट हुए नहीं देखा और ही उन सभी अजीब चीजों को देखा जो घटित हुई। दक्ष ने जून से पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे मत बताओ कि यह तलवार सचमुच शापित है और तुम सचमुच भ्रम देख रहे हो। जुन ने असमंजस में पूछा। रुको, तुमने सच में इसे नहीं देखा? मैंने
तलवार फेंक दी और स्पिरिट ईगल पर चढ़ गया। मैं शहर से बाहर निकल चुका था जब सब कुछ उल्टा होने लगा और स्पिरिट ईगल यहाँ वापस आ गया। तलवार मेरे हाथ में वापस आ गई। मुझे मत बताना कि तुमने इसमें से कुछ भी नहीं देखा। दक्ष ने नाराज स्वर में कहा, अब तुम निश्चित रूप से मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुमने इसे ना देखा हो। मैंने वास्तव में यह नहीं देखा। तलवार प्राप्त करने के बाद तुम महल से बाहर निकले ही थे कि इस तरह की बातें करने लगे। जून ने दक्ष से कहा, रुको तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं रॉयल सिटी छोड़कर वापस नहीं आया। नहीं, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। ये कोई भ्रम नहीं था, यह निश्चित रूप से वास्तविक था। अगर तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं उस समय में वापस आ गया हूँ जब मैंने तलवार फेंकी नहीं थी? जंग लगी तलवार को देखते हुए दक्ष ने बुदा समय को पीछे ले जाना, वास्तव में पीछे की ओर जाना। यह ऐसा लगता है जैसे समय की असली तलवार कुछ कर सकती है। क्या ये जंग लगी तलवार वास्तव में समय की असली तलवार हो सकती है? उसने सोचा, अगर तुम जो कह रही हो वह सच है तो यह मामला हो सकता है या तो यह है या कोई ऐसा व्यक्ति जो समय के नियम को जानता है यहाँ है और वह तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि ऐसा होने की संभावना और भी कम है। ये समय की असली तलवार हो सकती है। भूले हुए लड़के के समय में वापस आने की कहानी। और अब यह मुझे पूरा यकीन है कि यह जंग लगी तलवार वास्तव में समय की तलवार है। जुन ने दक्ष को उत्तर दिया क्योंकि वह दक्ष के सामने आए और समय की तलवार को और भी ध्यान से देखने लगी। हालांकि यह निश्चित रूप से उस हिस्से की तरह नहीं दिखती है लेकिन दिखाव धोखा दे सकती है। समय की तलवार, दक्ष ने काली जंग लगी तलवार को देखते हुए कहा। उसने कुछ बुदा जैसे वह अपने आप से बात कर रहा हो। फिर उसने आह्वान बांसुरी निकाली और एक बार फिर आत्मा चील को बुलाया। स्पिरिट ईगल दक्ष के सामने उतरा। वो स्पिरिट ईगल पर चढ़ गया और रॉयल सिटी छोड़ दिया। हालांकि वह बहुत दूर नहीं गया, वह सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर था। तभी उसने स्पिरिट ईगल को तालाब के सामने उतार दिया। चलो देखते हैं कि यह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। स्पिरिट ईगल से उतरते हुए दक्ष ने बड़बड़ाया। तालाब के सामने खड़े होकर वह हाथ में समय की तलवार लेकर तलवार की मुद्रा में आ गया। संत तलवार के साथ रूप, सातवां रूप, शाश्वत मृत्यु, उसने बड़बड़ा हुए कहा जैसे उसने अपनी क्यूई को जंग लगी काली तलवार के अंदर डाला और उसे घुमाया। क्या बकवास है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक सामान्य बेकार तलवार की कलाकृति भी इस मार्शल कौशल के साथ क्यूई को रिलीज करने में सक्षम होनी चाहिए, भले ही यह हमले को और अधिक शक्तिशाली न बनाए। दूसरी ओर इस तलवार ने मेरी क्यूई को चूस लिया और कुछ भी रिलीज नहीं किया। क्या ये वास्तव में एक असली कलाकृति है? उसने भोग सिलमीदी तलवार के वार से हवा भी नहीं रोकी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बेकार था। उसने फिर कोशिश की। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसने पहली बार कुछ गलत ना किया हो, लेकिन दूसरी बार भी नतीजा वही रहा। उसका हमला काम नहीं आया। इससे पहले कि वह हताश होकर तलवार फेंक देता उसने 3 बार और प्रयास किया। गहरी सांस लेने और थोड़ा शांत होने के बाद उसने सरोद वापस लेने के लिए पीछे देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तलवार हमला कर सकती है या नहीं। जब तक वह समय की असली तलवार थी तब तक उसे संभाल कर रखना एक खजाना था। उसने बिना पीछे देखे तलवार को पीछे फेंक दिया था, लेकिन अब जब वह तलवार ढूंढने के लिए पीछे देख रहा था तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह तलवार को अपने से लगभग 200 मीटर दूर देख सकता था। तलवार एक आकस्मिक झटके से इतनी दूर तक चली गई थी, लेकिन यह वह हिस्सा नहीं था जिसने उसे चौंकाया। उसे सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि उसके और तलवार के बीच में पेड़ थे, लेकिन वे पेड़ आधे में कटे हुए थे। मोटे और ऊंचे पेड़ आधे में कटे होने के कारण जमीन पर पड़े थे। ऐसा सिर्फ एक पेड़ के लिए नहीं था बल्कि 20 से ज्यादा पेड़ों के लिए था जो उस जगह के बीच में खड़े थे जहां वह खड़ा था और जहां उसकी तलवार पड़ी थी। तलवार ने जब लापरवाही से उससे फेंका तो वह 25 पेड़ों को आधा काट देने में कामयाब हो गई थी। इतना ही नहीं, वहां एक विशाल काय पत्थर भी था, उसे भी आधा काट दिया गया। आखिर यह क्या है? दक्ष ने अपने सामने यह दृश्य देखकर आश्चर्य से कहा। एक ईश्वरीय हथियार की ताकत, जुन ने धीरे से कहा। वह तलवार के पास गया और उसे फिर से उठाया। फिर वह दूसरे पेड़ के पास गया और उसे धीरे से घुमाया। पेड़ भी उसकी आंखों के सामने आधा कट गया था। इसके बाद वह उस पत्थर के पास गया जो पहले से ही आधा कटा हुआ था और उसके साथ कटा हुआ था। पत्थर एक बार फिर आसानी से कट गया। तलवार चीजों को ऐसे काट रही थी जैसे वे मक्खन हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार क्यूई का इस्तेमाल हम लोग के लिए नहीं कर सकती, लेकिन ये भगवान ग्रेड हथियार के रूप में अपनी उपाधि प्राप्त करने के लिए क्रूर शक्ति का उपयोग करती है? दक्ष ने तलवार को देखते हुए बड़बड़ाया, लेकिन अब उसकी नजर अलग थी। वह इस जंग लगी तलवार को ऐसे देख रहा था जैसे यह एक वास्तविक खजाना हो जो अब उसके पास है। पेड़ों और पत्थरों को काटना आसान है, यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर की कलाकृतियां भी इसे काट सकती हैं। ये देखने के लिए कि यह वास्तव में विशेष है या नहीं, इसके साथ ज्वलंत बर्फ तलवार को काटने का प्रयास करे, जून ने दक्ष से कहा। जून ने दक्ष को समय की तलवार की ताकत का परीक्षण करने के लिए ज्वलंत बर्फ की तलवार से टकराने का सुझाव दिया, लेकिन उसने दक्ष की केवल एक कृपालु नजर को ही आकर्षित किया। क्या तुम मूर्ख हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे धधकती बर्फ की तलवार नष्ट हो जाए। यह मेरे लिए एक खजाना है। मैं अपनी जिज्ञासा के लिए ऐसा जोखिम नहीं उठा रहा हूं। जब मुझे मेरी प्राचीन अंगूठी
वापस मिल जाएगी तो मैं अपने अन्य खजानों के दूनों के खिलाफ समय की तलवार का परीक्षण कर सकता हूँ। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जुन से कहा। जुन ने अपनी आंखें घुमाए और कुछ नहीं कहा। उसे भी एहसास हुआ कि अगर दक्ष ने उसके सुझाव पर अमल किया तो वह फ्लेमिंग आइस वर्ड को पूरी तरह से खो सकता है। ये वास्तव में एक बर्बादी थी, लेकिन उसकी नज़र में ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर आप इसका परीक्षण नहीं करना चाहते तो ठीक है, उसने आह भरते हुए कहा। जंग लगी तलवार को हाथ में लेकर दक्ष स्पिरिट ईगल के पास वापस चला गया और उड़ता रहा। उसके पास भारी तलवार रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक म्यान था और वह सिर्फ जलती हुई बर्फ की तलवार को थामने के लिए काफी था। इसलिए स्पिरिट ईगल पर सवार होकर अपने गंतव्य की ओर उड़ते हुए वह सिर्फ दूसरी तलवार ही अपने हाथ में रख सका। जब साधना का समय आया तो उन्होंने साधना शुरू करने से पहले समय की तलवार को अपनी गोद में रख लिया ताकि समय की तलवार नीचे ना गिर जाए। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और दक्ष अपनी साधना जारी रखे हुए था। दूसरी ओर जून आत्मा चील के सामने बैठा हुआ था। वे दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, इसलिए उनमें से किसी ने भी समय की तलवार में हुए मामूली परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। जंग लगी तलवार कुछ देर चमकी फिर बंद हो गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो शायद उसे पता चल जाए कि समय की तलवार जो पूरी तरह से जंग से ढकी हुई थी, पर अब जंग का एक धब्बा कम हो गया है। हालांकि पहली नजर में यह मुश्किल से ही नजर आता था। तारांकित गए दक्ष हवा के रास्ते यात्रा कर रहा था, जबकि ज्यादातर सैनिक जमीन के रास्ते यात्रा कर रहे थे। हालांकि सभी एक ही गंतव्य की ओर जा रहे थे। व्यापारी संघ भी हथियार बदलने में व्यस्त था। हथियारों और कवच से भरी सैकड़ों गाड़ियां अक्ष साम्राज्य के उत्तर की ओर जा रही थी। वे सभी अलग अलग और अलग अलग मार्गों से यात्रा कर रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, तब जाकर अधिकांश गार्ड उस शहर तक पहुंचने में कामयाब हुए जो अक्ष साम्राज्य की उत्तरी सीमा के बाहरी इलाके में था। इस शहर को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इस शहर के लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें इस शहर में रहने का विचार पसंद नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई संसाधन या खेती योग्य जमीन नहीं थी। यहाँ खेती करना भी संभव नहीं था, जिससे नागरिकों को यहाँ से निकलकर बड़ी और बेहतर जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो इस शहर को सुनाई साम्राज्य की सेना की बैठक का स्थान बनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि सुनाई साम्राज्य को पता था कि यह शहर बंज है। दक्ष यहाँ पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति सेना के जनरल थे जो दक्ष के 5 दिन बाद यहाँ पहुंचे। उससे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दक्ष पहले से ही इस शहर में रह रहा था। दक्ष के 5 दिन पहले आने की जानकारी उसे चौंका गई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार दक्ष ड्रैगन स्क्वाड का सदस्य था और उन लोगों के पास बहुत सारे संसाधन थे। उसने सारा श्रेय उन्हें दिया। जल्द ही सभी लोग तय समय से पहले ही शहर में पहुंच गए। एक भी वह गायब नहीं था। हथियार और कवच अभी भी यहाँ नहीं है। क्या उनके साथ कुछ हुआ होगा? क्या हथियारों को कुछ हो गया होगा? उनके बिना हम कैसे लड़ेंगे? एक शाम दक्ष शहर से गुजर रहा था जब उसने सैनिकों में थोड़ी अशांति सुनी। चिंता मत करो, यह अपेक्षित है। व्यापारी गाड़ियों को आधिकारिक प्रवेश और निकास द्वार से गुजरना पड़ता है और विभिन्न राज्यों में उनकी जांच की जाती है। ये स्पष्ट है कि उन्हें अधिक समय लगेगा, दक्ष ने कहा। उनके शांत स्पष्टीकरण से गार्ड शांत हो गए। जल्द ही हथियार भी यहाँ आ गए। व्यापारी गाड़ियों ने हथियार दक्ष को सौंप दिए और अपने दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर लेने के बाद ही वहां से चले गए। तारांकित पर सूरज अभी उगना शुरू ही हुआ था। सैनिक पूरी तरह से कवच पहने और अपने हथियारों के साथ आर्मी जनरल और दक्ष के सामने खड़े थे। पूरे शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने कवच नहीं पहना हुआ था। उस व्यक्ति के हाथ में एक काली जंग लगी तलवार थी जिसने सैनिकों की कुछ अजीब निगाहों को आकर्षित किया। उसने एक सुंदर लाल लबादा भी पहना हुआ था जिसकी पीठ पर फीनिक्स का प्रतीक बना हुआ था। उसकी पीठ पर एक म्यान था जिस पर ज्वलंत बर्फ की तलवार थी। किसी को नहीं पता था कि जो व्यक्ति उनके सेनापति के साथ उन्हें कमान करने जा रहा था उसने अपने हाथ में जंग लगी काली तलवार क्यों पकड़ी हुई थी, लेकिन किसी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की। कोई बात नहीं, उस व्यक्ति के पास वर्तमान में उनसे अधिक अधिकार था और वह ड्रैगन स्क्वाड का सदस्य भी था। उनमें से कोई भी यह जानने का हकदार नहीं था कि उसने जो किया वह क्यों किया। सुनाई साम्राज्य के बहादुर सैनिकों, इस शहर में लंबी यात्रा और कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार इस जगह को छोड़ने और महामहिम द्वारा हमें सौंपा गया कार्य पूरा करने का समय आ गया है। कोई भी हमारे रास्ते में खड़ा होने का हकदार नहीं है, कोई भी हमें बाधित करने का हकदार नहीं है। हम देश के सबसे मजबूत साम्राज्य के लोग हैं और यह साबित करने का समय है कि हम अक्ष के शाही शहर पर कब्जा करके और अपने राज्य के लिए एक मजबूत जीत के साथ इस युद्ध को समाप्त करें। दक्ष ने सख्त लहजे में घोषणा की जो सभी को सुनाई दे रही थी। आपका सेनापति आपको अक्ष साम्राज्य में ले जाएगा। आप शाही राजधानी की ओर बढ़ेंगे और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देंगे। वहां बहुत से रक्षक नहीं होने चाहिए जो आपके रास्ते में बाधा बन सके, क्योंकि हमारी सेना दक्षिणी सीमा पर उनका ध्यान आकर्षित कर रही है। अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम शाही
शाही महल पर कब्जा न कर लो। उसने योजना के बारे में बात करना जारी रखा। जहां तक मेरी बात है, मैं वही कर जो ड्रैगन स्क्वाड सबसे अच्छा करता है, छाया से सहायता करना और शक्तिशाली दुश्मनों को मारना। हो सकता है कि आप मुझे न देख पाए, लेकिन मैं आपके पास रहूंगा और अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपके साथ आपका जनरल है। वैसे भी आप 2 घंटे में चले जाएंगे, जाने की तैयारी करो। दक्ष ने जनरल की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ने से पहले कहा, इसे यहीं से संभालो, बाकी मैं अपने तरीके से संभाल लूंगा। उसने जनरल से कहा और फिर वापस मुड़कर चला गया। पुरुषों, प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ। हमारे सर्वोच्च साम्राज्य की जीत के लिए यह अंतिम लड़ाई है, हार कोई विकल्प नहीं है। सेना के जनरल ने सैनिकों को प्रेरित किया, जो इस बात से भ्रमित लग रहे थे कि दक्ष अपने कमरे में वापस क्यों चला गया। जल्द ही सेना ने छोटे शहर को छोड़ दिया और अक्ष साम्राज्य के शाही शहर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। दक्ष अपने कमरे में आराम से बैठा था, उसका एक पैर दूसरे पर टिका हुआ था। मेरे आदमियों पर हमला करो, अक्ष साम्राज्य की सेनाओं को कुचल दो ताकि मैं बाद में तुम्हें कुचल सकूं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर पूरी सेना के चले जाने का इंतजार करने लगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सेना चली गई है, वह खड़ा हो गया। अपनी बाहें फैलाकर वह कमरे से बाहर निकला और खाली पड़े शहर की ओर देखने लगा। अपनी आत्मा को बुलाने वाली बांसुरी लेकर वह उसे बजाने लगा और आत्मा बाज के आने का इंतजार करने लगा। अपने तीखे पंख फड़फड़ा हुए स्पिरिट ईगल उड़कर आया और दक्ष के सामने उतरा। जब स्पिरिट ईगल हवा में उड़ रहा था तो वह उस पर बैठ गया। मुझे स्नेक मोनाक और सन डिस्ट्रॉय कंडोर की याद आती है। स्पिरिट ईगल तेज है, लेकिन वह उनमें से किसी जितना तेज नहीं है। जून, जरा सोचो तो मुझे एक बात बताओ, दक्ष ने अचानक कहा जब उसे कुछ याद आया। क्या? दक्ष के पास आकर जून ने पूछा। मैंने तुमसे यह नहीं पूछा, लेकिन समय के बारे में। क्या मैंने यहाँ कई महीने बिताए हैं? क्या इसका मतलब यह है कि वास्तविक दुनिया में भी उतना ही समय बीता है? और प्राचीन ऋण के अंदर कितना समय बीता है? जानवरों के क्षेत्र और नकली दुनिया के अंदर कितना समय बीता है? दक्ष ने जून की ओर देखते हुए पूछा। समय? जून ने बड़बड़ा। यहाँ समय तीनों जगहों पर कितना समय बीत गया? मुझे मत बताना कि मैं सालों बाद जागूंगा जैसा कि मैं पहली बार में जाग गया था। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। आह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए शायद, जून ने कहा, लेकिन वह भी अनिश्चित दिख रही थी। तुम अनिश्चित क्यों दिख रही हो? हिम्मत मत करना कि तुम नहीं जानती। अगर यह पहली बार जैसा हुआ तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, दक्ष ने जून से कहा और उसे संदेह से देखा। मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं जानती, जून ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दक्ष उसकी बातें सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और अपना माथा पीट लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने गंभीरता से कहा कि उसे इतनी बुनियादी बात भी नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि मैं उसी समय जागूंगा जिस समय मैं यहाँ आया था। अधिक से अधिक यह उतना ही समय हो सकता है जितना मैंने यहाँ बिताया है। यदि यह उससे अधिक कुछ भी है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार जब मुझे परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा तो मैं रक्तर रेखा मंदिर के अंदर कुछ चीजें तोड़ दूंगा। दक्ष ने जून की गहरी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे यकीन है कि ब्लडलाइन मंदिर को आपका संदेश मिल गया है, बाकी सब उसी पर छोड़ दो। जो कुछ भी होता है उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, जून ने जवाब दिया और वह दक्ष के पास बैठ गई। अब हम कहाँ जा रहे हैं? उसने दक्ष से पूछा। आप जानना चाहते हैं कि कहां हम अक्षा के शाही शहर जा रहे हैं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्यों? जून ने असमंजस में पूछा। आगे की सीट से शो देखना बहुत मजा आएगा, बस आराम से बैठो और आनंद लो, यह अंतिम है, सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। दक्ष ने जून के गाल थपथपाते हुए कहा। उसने सुनाई साम्राज्य की सेना को जमीन पर आगे बढ़ते देखा। वह उनसे आगे निकल गया और अगले शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। रॉयल सिटी और अक्ष साम्राज्य की उत्तरी सीमा के बीच केवल 2 शहर थे जिन्हें पार करके सुनाई की सेना को रॉयल सिटी तक पहुंचना था। दक्ष पहले शहर तक पहुंच गया जबकि सुनाई साम्राज्य की सेना अभी भी काफी दूरी पर थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पास अभी भी कौशल है, अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने का समय आ गया है। दक्ष ने बुदबुदाते हुए अपने चेहरे को काले शैतान के मुखौटे से ढक लिया। उसने ड्रैगन स्क्वाड की पोशाक भी पहनी थी जो ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य के रूप में उसकी स्थिति को उजागर करती थी। अपना बायां हाथ अपनी पीठ की ओर बढ़ाते हुए उसने ज्वलंत बर्फ की तलवार निकाली। उसने अपने बाएं हाथ में ज्वलंत बर्फ की तलवार और दाहिने हाथ में काली जंग लगी तलवार पकड़ी हुई थी। क्या तुम सच में ऐसा करने जा रहे हो? मुझे लगा था कि तुम्हें वध करने में मजा नहीं आता, जून ने दक्ष से पूछा। किसने कहा तुमसे कि मुझे इसमें मजा नहीं आता? ये बहुत आरामदायक हो सकता है, यह मेरे दिमाग को उन चीजों से दूर रखता है जिनके बारे में मैं अक्सर बहुत ज्यादा सोचता रहता हूँ। दूसरी ओर यह अनावश्यक हत्या नहीं है, यह जरूरी है। मुझे इस ट्रायल को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना है ताकि मैं जल्दी से जल्दी वापस जा सकूं। अगर मुझे कुछ लोगों को मारना है तो क्या इस समय ये वाकई मायने रखता है? जब सेना यहाँ पहुंचेगी तो वे पहले ही मर चुके होंगे, बस इसमें ज्यादा समय लगेगा और सेना आने में देरी होगी।
दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और स्पिरिट ईगल से नीचे कूद गया। दक्ष के जमीन पर उतरते ही जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। वह सहयोग से शहर के प्रवेश द्वार पर उतरा जहां 4 गार्ड आराम से बैठे थे, दोनों हाथों में तलवारें लिए। एक आदमी को आसमान से नीचे कूदता देख पहरेदार चौंक गए। वह आदमी दुश्मन जैसा लग रहा था, जिससे पहरेदार सतर्क हो गए। मैं जाकर कमांडर को सूचित करूंगा, तुम उसे संभालो, एक गार्ड ने कहा और भागने लगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अपने हथियार गिरा दो, अपना मुखौटा और हमें अपना पहचान पत्र दो। अन्य गार्डों ने दक्ष को चेतावनी दी और अपने हथियार उसकी ओर तान दिए। 1 मिनट रुको, वो लबादा ये ड्रैगन स्क्वाड है, सुनाई साम्राज्य ने हमला किया है, उसे मार डालो। एक गार्ड ने दक्ष के लबादे पर प्रतीक को देखा और उसे मारने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगा। क्या तुमने कहा था कि तुम भाग सकते हो? दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और वह अपने स्थान से गायब हो गया और उस व्यक्ति के साथ सामने आ गया जो दूसरों को सूचित करने के लिए शहर के अंदर की ओर भाग रहा था। वह आदमी चौंक गया और रुक गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तलवार पहले ही उसकी गर्दन में घुस चुकी थी। जैसे ही दक्ष ने तलवार निकाली वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। यह उतना ही शांत महसूस होता है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे लगता है कि मैं वास्तव में दिल के अंदर का शैतान हूँ। ठीक है, एक खत्म, 3 बाकी, अगला कौन है? दक्ष ने गार्ड की ओर चलते हुए बुदा तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? चिल्लाए और उन सभी ने एक साथ दक्ष पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे उसके पास पहुंच पाते, दक्ष ने अपनी ज्वलंत बर्फ की तलवार को क्षैतिज रूप से लहराया। प्रकाश की चमकदार चाप उसकी बर्फीली लवा नीली और 3 रक्षकों की अड़ गई। तीनों रक्षकों ने खुद को बचाने के लिए अपने हथियार नीचे कर लिए, लेकिन उनके हथियार बहुत धीमे थे। इससे पहले कि वे अपने हथियार नीचे कर पाते, प्रकाश की चमकदार चाप उनके शरीर को पार कर गई और उन्हें आधा काट दिया। अच्छा हथियार है, दक्ष ने ज्वलंत बर्फ की तलवार को देखते हुए कहा। तलवार संत के साथ रूप इस पर बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। काश समय की तलवार भी लंबी दूरी के हमलों का उपयोग करने में उतनी ही अच्छी होती। वह पीछे मुड़ा और राज्य के अंदर कदम रखा तथा चारों शवों को पीछे छोड़ दिया। वहीं रुको, वो पोशाक, तुम ड्रैगन स्क्वाड कमीने, शहर में प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दक्ष 4 पहरेदार को मारकर शहर में दाखिल हुआ ही था कि उसने देखा कि आसमान बादलों से घिरा हुआ है। उसने कुछ दूरी पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। उस दिशा में देखने पर उसने एक नीले बालों वाले आदमी को अपनी ओर दौड़ते हुए पाया। उसके पीछे एक छाया थी जो किसी विशालकाय प्राणी जैसी लग रही थी और अपने हाथ में वज्र पकड़े हुए थी। इस शहर में फीनिक्स संगठन का कोई सदस्य है, वह यहाँ क्या कर रहा है? उन्हें दक्षिणी सीमा या रॉयल सिटी में होना चाहिए, दक्ष ने उलझन में देखते हुए कहा। वह उलझन में था कि वह यहाँ क्यों आया है। वह अपनी उड़ान पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने आकाश में एक तेज रोशनी चमकती देखी तथा एक वज्र आकाश से नीचे गिरा। क्या बकवास है! हालांकि दक्ष ने थंडर बोल्ट के उस पर गिरने से पहले ही टैलीप कर लिया था, फिर भी उसकी आवाज उसी स्थान पर गूंज रही थी। वह नीले बालों वाले आदमी के पीछे दिखाई दिया और उस आदमी को घायल करने के लिए अपनी ज्वलंत बर्फ की तलवार घुमाई, लेकिन एक और बिजली का बोल्ट आकाश से ठीक उसी जगह गिरा जहां दक्ष खड़ा था, जिससे वह एक बार फिर गायब हो गया। वह हमला पूरा नहीं कर सका। क्या आपको लगता है कि यह मुझ पर काम करेगा? नीले बालों वाला आदमी बुदबुदा, या मैं फीनिक्स संगठन का उपनेता हूँ? ये सब चाले मेरे थंडर जायंट वॉर स्पिरिट के सामने बच्चों का खेल है। अब अपने घुटनों पर गिर जाओ और अपनी मौत को स्वीकार करो। नीले बालों वाला आदमी हंसा और उसने दक्ष को मजाकिया नजर से देखा। उसकी बैंगनी आंखें मुस्कुरा रही थी। एक और बिजली का बोल्ट वहीं गिरा जहां दक्ष खड़ा था। दक्ष को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी कि उसे फिर से टैलीप करना पड़ा। फीनिक्स संगठन के रिपोर्ट लीडर, दूसरे सबसे मजबूत। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने मजबूत हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जीत गए हैं तो आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं, बड़े आदमी, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया। डार्क क्लाउड्स तैयार करने के लिए धन्यवाद, इससे मेरे लिए चीजें आसान हो गई, उसने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। तुम्हें बिजली पसंद है, चलो बिजली के साथ खेले, दक्ष ने कहा और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली जो आसमान की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही उसके होठों से 2 शब्द निकले उसके होठ थोड़े से खोल गए। थंडर ब्लेड, दक्ष ने अपना हाथ नीचे किया और नीले बालों वाले आदमी पर निशाना साधा। आसमान से बिजली गिरी, लेकिन इस बार लक्ष्य दक्ष नहीं था, बिजली की चमक उसने अपने मार्शल स्किल थंडर ब्लेड का इस्तेमाल करके पैदा की थी। नीले बालों वाले आदमी के चेहरे पर तब अजीब सी मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि बिजली का एक बोल्ट उसकी ओर गिर रहा है। वह जल्दी से एक तरफ कूद गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और वह बिजली के बोल्ट से बच गया। दक्ष वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। एक तलवार उसकी ओर तेजी से वार करती हुई आई, लेकिन तलवार के पास पहुंचने से पहले ही एक और बिजली गिरी, लेकिन इस बार वह दक्ष की ओर निशाना साध रही थी, जिससे वह फिर से टैलीप हो गया। तुम बहुत तेज हो, जब तुम्हें झटका लगा था तब भी तुमने अपना ध्यान नहीं खोया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इस स्थिति में हो, दक्ष ने नीले बालों वाले आदमी को पूरी गंभीरता से देखते हुए कहा। तुम मुझ जैसे वज्र को कैसे नियंत्रित कर
कर सकते हो क्या? तुम्हारे पास भी थंडर जायंट वर स्पिरिट है? नीले बालों वाले आदमी ने गंभीर स्वर में पूछा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम्हारे पीछे कोई युद्ध आत्मा छाया नहीं दिख रही है। गड़गड़ाहट पर तुम्हारा नियंत्रण मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा एक अलग जगह पर तुरंत प्रकट होने की यह क्षमता, ऐसा लगता है कि यह भी एक युद्ध आत्मा से है। मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना है। क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसने पिछली बार रॉयल ट्यूटर को मारा था? मैं वहां नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कहानी सुनी है। नीले बालों वाले आदमी ने दक्ष को घूरते हुए कहा। वह बूढ़ा आदमी? हाँ, मैंने उसे कुचल दिया। उस कमीने को मारना वाकई मजेदार था। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने जोर से हंसते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा और हिसाब बराबर कर दूंगा, फिर धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं होगी। तुम आज मर जाओगे, नीले बालों वाले आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, जबकि उसकी गहरी बैंगनी आंखें दक्ष को देख रही थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी सी बिजली मुझे मार सकती है तो तुम इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। नीले बालों वाले आदमी की तरफ देखते ही उसकी आंखों का रंग बदल गया और वह धुंधली सफेद हो गई। वह धीमे कदमों से उस आदमी की ओर चलने लगा। हम देखेंगे, नीले बालों वाले आदमी ने गंभीर स्वर में कहा। जब आसमान से बिजली का एक और बोल्ट गिरा, हालांकि उस एक हमले के बाद वह रुका नहीं। अगर दक्ष टैलीप होकर किसी दूसरी जगह पर दिखाई देता तो वह फिर से हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दक्ष गायब नहीं हुआ, इसके बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिससे उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। वह आदमी खुद को एक कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने दक्ष को अपनी जंग लगी काली तलवार फेंकते हुए देखा था। उसने आसमान में हाथ उठाया और नंगे हाथों से बिजली के बोल्ट को रोक दिया। उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? दक्ष ने उस आदमी से पूछा, जबकि वह उसे उपहास भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन वह नहीं रोका। मरना? नीले बालों वाला आदमी गुस्से में दहाने लगा, क्योंकि उसकी वाई स्पिरिट छाया और भी घनी हो गई थी। समय के साथ ये कम भ्रामक लग रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि वास्तव में उसके पीछे एक वज्र दानव उड़ रहा था। एक साथ दो बिजली दक्ष के ऊपर गिरी, लेकिन ये यही नहीं रुकी। तुरंत ही दो और बिजली दक्ष के ऊपर आसमान से गिरी। रोशनी इतनी तेज थी कि वह अंधा कर देने वाली थी। नीले बालों वाला आदमी घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा एक साथ 4 बिजली के बोल्ट बनाने में लगा दी थी। उनका मानना था कि इसके बाद दक्ष के बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस हमले के बाद इस बात की पूरी संभावना थी कि उसका शरीर सड़ जाएगा। उसे तो ये भी विश्वास नहीं था कि उसे वहां दक्ष का शव मिलेगा। तेज रोशनी गायब हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। नीले बालों वाले आदमी का चेहरा सामान्य हो गया जब उसने देखा कि दक्ष वहां शांति से खड़ा है। उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं थी। यह कैसे संभव है? यह असली नहीं हो सकता, यह नकली हो चाहिए। नीले बालों वाला आदमी अपने चेहरे पर एक खाली नजर के साथ बुदबुदा आया। आप सही है, लेकिन आप बहुत धीमे हैं। उसकी आंखों में एक आवाज गूंजी और उसका सिर लुढ़क कर जमीन पर गिर गया। जल्द ही उसका शरीर भी लुढ़क कर जमीन पर गिर गया। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी दक्ष का भ्रम पूर्ण रूप और मृत्यु से पहले गायब हो जाना। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी आंखें बंद होने से पहले उसकी मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु का अंधकार उसकी आंखों के सामने छा गया। असली दक्ष नीले बालों वाले आदमी की लाश के पीछे खड़ा था और काले बादलों को गायब होते देख रहा था। उसकी धुंधली सफेद आंखें अपने सामान्य रंग में लौट आए। भ्रम पहले की तरह ही प्रबल है। उसे ये भी नहीं पता था कि जिस व्यक्ति पर वह हमला कर रहा था वह वहां मौजूद ही नहीं था। जब उसने अपने हमलों को बर्बाद होते देखा तो उसकी आंखों में जो भाव था उसे देखना मजेदार था। दक्ष के पास आते हुए जून ने कहा, हाँ, ये सर्वोच्च कानून नहीं हो सकता है, लेकिन यह अभी भी एक उच्च श्रेणी का कानून है। यह उन लोगों को धोखा देने और मूर्ख बनाने में वास्तव में उपयोगी है जो वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और वह वापस मुड़ा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हालांकि उसे सड़क पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। जाहिर है लोगों ने उसे लड़ते हुए देखा था। ड्रैगन स्क्वाड के हमले की सूचना पूरे शहर में फैल गई थी। ड्रैगन स्क्वाड के डर से हर कोई अपने घरों में छिपा हुआ था। अब पूरा शहर खाली लग रहा था। शहर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं नागरिकों के बारे में तो समझ सकता हूँ, लेकिन गार्डों के बारे में क्या? वे आकर मुझे मारने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? दक्ष ने चारों ओर देखते हुए असमंजस में बड़बड़ा हुए कहा, हाँ, ये वाकई अजीब है। ऐसा नहीं है कि तुमने फीनिक्स संगठन के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति को मार दिया और उन्हें डरा दिया। वे तुमसे लड़ने क्यों नहीं आ रहे हैं? वे बेवकूफ होंगे, जून ने व्यंग्यात्मक लहजे में दक्ष को जवाब दिया। अरे, तुम्हें व्यंग्यात्मक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जो भी हो, मैं सभी घरों के अंदर जाकर गार्डों को खोजने में अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला। मैं बाकी काम सेना पर छोड़ दूंगा। वे पहले ही अपना मनोबल खो चुके हैं। सेना को उनका ख्याल रखने में आसानी होनी चाहिए, उन्होंने आह भरते हुए कहा। उसने अपनी आत्मा को बुलाने वाली बांसुरी लाने और उसे बजाने से पहले शहर के चारों ओर एक आखिरी नजर डाली। एक तीखी आवाज के साथ एक स्पिरिट ईगल उड़ता हुआ आया और दक्ष के सामने उतरा। स्पिरिट ईगल पर कदम रखते ही दक्ष उड़ गया।
तारान के दक्ष के शहर छोड़ने के कुछ घंटों बाद सुनाई साम्राज्य की सेना शहर के बाहरी इलाके में पहुंची, लेकिन जब वे यहाँ आए तो पहली नजर में ही चौंक गए। शहर के प्रवेश द्वार पर 4 रक्षकों की लाशें पड़ी थी। ज्यादा मत सोचो, हमला करो और शहर पर कब्जा कर लो, जनरल ने गरजते हुए सबको आदेश दिया। सभी लोग शहर के प्रवेश द्वार की ओर भागने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि वे उन हैरान गार्डों से मिलेंगे जो हमसे हैरान होंगे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा। शहर की ज्यादातर सड़कें खाली दिख रही थी, सड़कों पर मुट्ठी भर गार्ड ही नजर आ रहे थे। बिना ज्यादा सोचे समझे सुनाई साम्राज्य की सेना ने गार्डों पर हमला कर दिया। अल्पिराम आर्मी जनरल पीछे खड़ा सोच रहा था कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। शहर के प्रवेश द्वार पर लाशें पड़ी थी और पूरा शहर खाली लग रहा था। यहाँ क्या हुआ उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ है। जल्द ही उसकी नजर कुछ दूरी पर पड़े एक सिर विहीन शव पर पड़ी। उसने शव पर पहने कपड़ों को देखा और यह जानकर और भी हैरान हो गया कि यह कपड़े फीनिक्स संगठन के थे। इसका मतलब था कि मृत व्यक्ति फीनिक्स स्क्वाड से था। वह शव के पास गया और चेहरा देखने के लिए उसके सिर को थोड़ा घुमाया। रुको, मुझे ये चेहरा याद है, ये फीनिक्स संगठन का उपनेता है। फीनिक्स संगठन में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को कौन मार सकता है। जैसे ही वह सोच रहा था कि यह कौन हो सकता है, दक्ष का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह दक्ष के शब्दों को याद किए बिना नहीं रह सका जब उसने कहा था कि वह छाया में छिपे शक्तिशाली दुश्मनों से निपट लेगा। क्या यह उस आदमी का काम है? क्या वह सचमुच इतना ताकतवर हो सकता है? क्या वह हमसे आगे निकलकर हमारे लिए चीजें आसान बनाने के लिए ताकतवर दुश्मनों को मार रहा है? वह आदमी बहुत दिखावा करने वाला है, उसने आंखें घुमाते हुए कहा। जो भी हो, इससे हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यही कारण है कि यह शहर इतना खाली है। जब उसने फीनिक्स संगठन के उपनेता को मार डाला तो उसने यहाँ के लोगों को डरा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि सड़कों पर कोई नहीं है, वे सभी उसके डर से छिपे हुए हैं। जनरल ने आह भरते हुए कहा, अगर कोई मेरी आंखों के सामने ड्रैगन स्क्वाड के नेता को मारने में कामयाब हो गया तो मैं भी भयभीत हो जाऊंगा। तारान के ईगल पर बैठकर दूसरे शहर की ओर बढ़ रहा था, जो रॉयल सिटी पहुंचने से पहले उसका अंतिम पड़ाव था। जलती हुई बर्फ की तलवार से खून पूछते हुए उसने उसे वापस म्यान में रख लिया। उसने जंग लगी काली तलवार को भी पोंछ और फिर उसे अपनी गोद में रख लिया और यात्रा में बिताए गए समय का सदुपयोग करने के लिए साधना शुरू कर दी। क्या तुम रॉयल सिटी पर भी अकेले हमला करोगे जैसा तुमने पिछले शहर में किया था? जून ने दक्ष से पूछा। अपनी साधना रोककर दक्ष ने जून की ओर देखा, जैसे उसे दिखा रहा हो कि साधना के दौरान उसे परेशान किए जाने से वह परेशान हो गया था। हालांकि उसने फिर भी उसे जवाब दिया, ऐसा करने के लिए मुझे बेवकूफ होना पड़ेगा, इससे मेरी पूरी योजना खराब हो जाएगी। जब तक सेना हमला करना शुरू नहीं करती मैं रॉयल सिटी को बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा। तभी मेरे लिए शामिल होने का समय होगा। मैं बस अगले शहर पर हमला करूंगा और फिर रुक जाऊंगा, बाकी को सेना के लिए छोड़ दूंगा। उसने अपना सिर हिलाते हुए जून को उत्तर दिया, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि तुम अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ ना करो। मुझे अभी लगता है कि तुम स्पिरिट वॉरियर्स को कम आंक रहे हो। जून ने दक्ष को चेतावनी दी, मेरी तुलना तियासेन से मत करो। वह आदमी जो एक आत्मा योद्धा के साथ लड़ाई में जीतता है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी जीतूंगा। उसके पास अलग अलग ताकतें और कमजोरियां थी और मेरे पास अलग अलग ताकतें और कमजोरियां हैं। मेरे पास अलग अलग कानून है जो उसके पास कभी नहीं थे। मुझे खुद ही बताओ, अगर उसके पास अंतरिक्ष का कानून होता तो क्या वह उस बार जीत जाता? क्या मैं सही हूं या नहीं? दक्ष ने झुंझलाहट में पूछा। वह जून ने आगे बोलने से पहले कुछ शब्द नहीं बोले। अगर उसके पास अंतरिक्ष का नियम होता तो वह जीत जाता, लेकिन फिर भी इससे तथ्य नहीं बदलता। दुश्मन को कम आंकना हमेशा एक बुरी बात होती है। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, ये निर्णय मुझे लेने दो। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे भरोसा रखने दो। मैं जो भी करना चाहता हूँ वह करूंगा, यह मेरा स्वभाव है। तुम्हें पहले से ही यह समझ लेना चाहिए। दक्ष ने शून को उत्तर देते हुए आंखें घुमाई। तुम्हारा स्वभाव ठीक है, शैतान का स्वभाव जो किसी की नहीं सुनता। फिर भी भले ही तुम खुद ही फैसला करो, लेकिन फैसला करते समय मेरे शब्दों को ध्यान में रखना। मैं जो करता हूँ और कहता हूँ वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए होता है। जुन ने दक्ष से कहा, चिंता मत करो शुन, मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे भले के बारे में सोचते हो, लेकिन मुझे खुद पर भी भरोसा है। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। दक्ष ने सूक्ष्म स्वर में जवाब दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और साधना जारी रखी। जुन ने उसे अब और परेशान नहीं किया और बस बैठ गई। उबी हुई सी लग रही थी। उसने आगे की सड़कों पर नजर रखना शुरू कर दिया। ताराकन ताराकन तरान कन तरान कन। एक दिन बीतने के बाद दक्ष देशीय शहर पहुंच गया। ये शहर पूरे अक्ष साम्राज्य में शाही शहर के बाद सबसे धनी शहर के रूप में जाना जाता था। राज्य के अधिकांश व्यापारी संघ यहीं स्थित थे, वे यहीं से काम करते थे। इस जगह पर कई नीलामी घर भी थे जो खजानों की नीलामी करते थे। यहाँ तक कि शाही परिवार भी अतीत में कुछ नीलामी में भाग लेने के लिए देसी आया करता था। अपनी आंखें खोलकर दक्ष ने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहाँ एक खूबसूरत शहर दिखाई दे रहा था। वह अपनी भुजाएं फैलाकर
खड़ा हो गया और उसके हाथ में समय की तलवार थी। मुझे इस तलवार के लिए एक म्यान की बहुत जरूरत है। इस तलवार को हाथ में लेकर हर जगह चलना बहुत थका देने वाला है। उसने अपनी तलवार को देखते हुए कहा। उसके होठों से एक आह निकली। मुझे अपनी स्टोरेज रिंग की याद आ रही है। मैं घर जाने का इंतजार नहीं कर सकता। शहर के पास पहुंचते ही स्पिरिट ईगल नीचे जाने लगा। दक्ष ने देखा कि गार्ड सतर्क हो गए हैं और वे उसकी ओर देख रहे हैं जबकि वह अभी भी आसमान में था। मैं राजधानी के जितना करीब पहुंच सुरक्षा उतनी ही बेहतर होती जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि तुम लोग मुझे कितना मजा दे सकते हो इससे पहले कि मैं तुम्हें तोड़ दूं, उसने कहा और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। वह स्पिरिट ईगल से नीचे कूद गया और सीधे गार्ड के सामने उतरा। मुख्य रक्षक ने कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन उसके मुंह से पहला शब्द निकलने से पहले ही उसकी आंखें खुल गई। जैसे ही उसने अपना गला पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तलवार उसके हाथ से गिर गई। उसने अपने हाथों से उसकी गर्दन पकड़ी लेकिन ये काफी नहीं था। उसके हाथ खून से लथपथ थे और उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया था। माफ कीजिए लेकिन मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, दक्ष ने चेहरे पर ऊब का भाव लाते हुए कहा और फिर गायब हो गया। बाकी के पहरेदार अभी भी सदमे में थे क्योंकि उन्होंने अपने नेता को मरते हुए देखा था। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। वे दक्ष को अपने सामने खड़ा देख रहे थे लेकिन अगले ही पल वह उनके नेता के पीछे आ गया था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह कैसे हुआ लेकिन उनके नेता की गर्दन आधी कट चुकी थी। शहरों के प्रवेश द्वार पर खड़े सैनिक जतर साधक थे लेकिन जब उनकी तुलना उस दुनिया के साधकों से की गई जहां से दक्ष आया था तो वे थोड़े कमजोर थे। इस दुनिया में खेती के बारे में कम जानकारी थी, यहाँ तक कि इस दुनिया में उनके पास जो सबसे बेहतरीन खेती कौशल था उसे दूसरे दुनिया में निम्न स्तर की खेती कौशल माना जा सकता था। यही कारण है कि इस दुनिया में खेती की गति दूसरे दुनिया के औसत साधकों की तुलना में कई गुना कम थी, जिससे साधक जितना हो सकता था उससे कहीं ज्यादा कमजोर हो गए, जिससे वे हमेशा निचले स्तर पर रहे। इस संसार में सबसे शक्तिशाली साधक का मूल्य लोगों की नजरों में एक औसत आत्मिक योद्धा से भी कम है। न केवल साधना कौशल बल्कि इस दुनिया में उपलब्ध मार्शल कौशल भी कुछ खास नहीं थे, वे बहुत कमजोर थे। यहाँ साधक ज्यादातर शारीरिक मार्शल कौशल का इस्तेमाल करते थे जो उन्हें मजबूत बना सकते थे और उनके साधना कौशल को बढ़ा सकते थे। यहाँ केवल सबसे मजबूत साधक ही मार्शल कौशल का इस्तेमाल कर सकते थे जिसके लिए उनके शरीर से ची को बाहर निकालने की जरूरत होती थी। उन कौशलों को दूसरी दुनिया में सिर्फ निम्न स्तरीय स्पिरिट ग्रेड मार्शल कौशल माना जा सकता था, लेकिन यहाँ इन कौशलों को भी खजाने के रूप में माना जाता था जिन्हें लोगों की नजरों से छिपाकर रखा जाता था। दक्ष इन चीजों के बारे में और अधिक जानकर आश्चर्यचकित था। इससे उसे यहाँ साधकों की स्थिति और बेहतर तरीके से समझ में आ गई। साधकों के सामने उसे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ज्यादातर साधक उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे और फीनिक्स ब्लड रोब की सुरक्षा को पार कर सकते थे। यह एक संत श्रेणी की कलाकृति थी जो कल्टेटर को समान स्तर की सुरक्षा प्रदान करती थी, यहाँ तक कि एक स्वर्गीय श्रेणी के कल्टेटर को भी अपने बचाव को तोड़ने के लिए कई बार हमला करने या जबरदस्त मार्शल कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता थी। कमजोर कल्टेटर के हमले उसके लिए बिल्कुल भी भयावह नहीं थे। जब दक्ष बिना पीछे देखे शहर में दाखिल हुआ तो 5 साधक जमीन पर मृत पड़े थे। हैरानी की बात यह है कि पहली इमारत तक पहुंचने से पहले उसे 5 मिनट और चलना पड़ा। उससे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने प्रवेश द्वार उस जगह से इतनी दूर बनाया था जहां से शहर वास्तव में शुरू होता है। इस स्थिति में उसे संदेह होने लगा कि क्या कोई उन गार्डों को ढूंढ पाएगा जिन्हें उसने मार डाला था। ये बहुत ही अकुशल सुरक्षा है। वह बुदबुदा या उन्होंने सारी जिम्मेदारी कुछ सुरक्षा कर्मियों के कंधों पर डाल दी। अगर कोई हमला भी करता तो उन्हें पता भी नहीं चलता और दुश्मन शहर के अंदर होता। शहर का कोई प्रबंधन नहीं। क्या ये वाकई सबसे अमीर शहर है? खून से सनी तलवार थामे वह शहर के असली प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसने खुद को एक भीड़ भरी सड़क पर पाया जो बाजार जैसी लग रही थी। सड़कों पर कुछ नजर आए लेकिन वे दुकानों में सामान की तलाश में व्यस्त नजर आए। हाँ, मैं यहाँ हत्या करने आया हूँ और कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, इससे मैं उब रहा हूँ, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। लगता है कि मुझे उन्हें अपना काम करने से पहले कुछ असली खून दिखाना होगा, उसने की ओर बढ़ते हुए कहा। लेकिन उसकी नजर किसी और चीज पर थी। उसे एक दुकान दिखाई दी जो म्यान बेच रही थी। उनमें से एक तो उसकी समय की तलवार के आकार का ही प्रत हो रहा था। वह उस म्यान को देखने के लिए दुकान की ओर चला गया। यह ऐसी चीज थी जिसकी वो सचमुच जरूरत थी। जब दक्ष एक के पास से गुजरा तो डर ने उसके हाथ में काली तलवार देखी। उसमें अभी भी खून की बूंदें गिर रही थी। उसने अपने दोस्तों के कंधे थपथपा। दक्ष नाच गिरा है, चलो उसे गिरफ्तार करते हैं, वह कोई अपराधी होगा। पहरेदार आपस में बात करने लगे। वे दक्ष की ओर दौड़े और पहले उसे घेर लिया ताकि वह किसी नागरिक को बंधक बनाकर भाग ना सके। उन्हें उम्मीद थी कि दक्ष चिंतित दिखेगा, लेकिन जब उन्होंने उसे घेर लिया तो उन्होंने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी। तुमने आखिरकार अपना काम करने का फैसला कर ही लिया, तुम भी हो या क्या तुम बहुत धीमे हो? दक्ष ने अपनी नजरें उठाते
मुस्कुराते हुए कहा। उसने पहरेदार की अनदेखी की और उस दुकान के मालिक की ओर देखा जो खुरपी बेच रहा था। अरे बुरे आदमी, मुझे पता है कि तुम युद्ध शुरू होने के बाद भाग जाओगे, लेकिन अगर तुमने भागते समय उस भारी तलवार की म्यान को अपने साथ ले जाने की हिम्मत की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम अपना दूसरा कदम उठाने से पहले ही मर जाओगे। उसने बुरे आदमी को चेतावनी दी। बुरे आदमी ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए डर के मारे सामान से पीछे हट गया। हालांकि दक्ष गार्डों से घिरा हुआ था और उसे उससे डरने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। यहाँ क्या हो रहा है? जब गार्ड दक्ष को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने वाले थे तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कप्तान यहाँ है, एक गार्ड ने बड़बड़ाया। कप्तान, हमने एक अपराधी को पकड़ लिया है, उसने किसी की हत्या कर दी है, ने उस भारी भरकम आदमी से कहा जो गार्डों द्वारा बनाए गए घेरे की ओर आ रहा था। वह भारी भरकम आदमी सोने का कवच पहने हुए था और उसके कंधे पर एक कुल्हाड़ी थी। ओह, किसी ने इस शहर में लोगों को मारने की हिम्मत की है। मुझे देखना है कि यह मूर्ख कौन है। आदमी ने करीब आते ही कहा। आखिरकार उसकी नजर दक्ष पर पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने नकाबपोश व्यक्ति के कपड़े देखे वह डर के मारे एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। तुम ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य हो, तुम हमारे राज्य में कैसे घुसे? तुमने किसे मारा? उस मोटे आदमी ने पूछा और उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और उसे लोग चांद की ओर इशारा किया। मैंने किसे मारा? दक्ष ने उस आदमी की तरफ देखते हुए पूछा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। वह अपने स्थान से गायब हो गया और उस भारी भरकम आदमी के पीछे आ गया जो अब अपनी कुल्हाड़ी एक खाली स्थान की ओर तान रहा था। मैंने तुम्हें मार डाला। एक धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, जैसे एक काली तलवार उसके दिल में घुस गई हो। जैसे ही कुल्हाड़ी उसके हाथ से नीचे गिरी उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा। तलवार जब उसके शरीर से बाहर खींची गई तो उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। वह जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं, मुझे आपके राजा से भी मिलना है, मुझे उसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उन 12 गार्डों को देखा जो अभी भी घेरे में खड़े थे। अब तक जो भयंकर दिख रहे थे उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। नकाबपोश व्यक्ति के ड्रैगन स्क्वाड से होने की जानकारी ही उन्हें डराने के लिए काफी थी। उसे पलक झपकते ही अपने नेता को मारते हुए देखना तो दूर की बात थी, दक्ष की आंखों में देखते हुए उनमें से ज्यादातर के हाथ कांप रहे थे। डर गए। दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा, चलो तुम्हारे पास मौका है, भाग जाओ। उसने आदमियों को जाने का इशारा करते हुए कहा। पहरेदार ने उसके शब्दों के बारे में सोचा और सावधानी से एक कदम पीछे हटकर दक्ष को सावधानी से देखा। वे पीछे मुड़े और भागने लगे, जिससे दक्ष खुश हो गया। उसने सोचा कि गार्ड इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे और शहर की रक्षा के लिए उस पर हमला करेंगे। हैरानी की बात यह है कि शहर उनके लिए उनकी जान से कम मायने रखता था। जो भी हो, लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए दक्ष सामने की दुकान की ओर चला गया और म्यान उठाया जो उसकी समय की तलवार के लिए उपयुक्त था। बिल नगर के स्वामी या किसी और को भेज दो, उसने दुकान के मालिक से कहा, इससे पहले कि वह ज्वलंत बर्फ की तलवार के साथ क्रॉस में अपनी पीठ पर म्यान रखता और जंग लगी काली तलवार को उसके अंदर डाल देता। अपने मुक्त हाथों को देखकर उसने राहत की सांस ली। स्वतंत्र होना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कहा था, कुछ छोटे मोटे पहरेदार को मारना अपने आप में कोई मजा नहीं होगा, खासकर तब जब वे भाग रहे हो। क्या मुझे बड़ी मछलियों को आकर्षित करने के लिए चारे का इंतजार करना चाहिए? उसने भाग रहे लोगों की ओर देखते हुए बुदबुदा आया, मुझे भूख लग रही है और आज मेरे अंतरिक्ष कानून का बमुश्किल ही उपयोग हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक बमिल खुद यहाँ नहीं आता मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बमिल की बात है तो उसे ड्रैगन स्क्वाड के साथ भिड़ने के लिए दक्षिणी सीमा पर होना चाहिए। उसने बुदबुदा आया, अरे बुरे आदमी, यहाँ सबसे बढ़िया रेस्तरां कहाँ है? उसने उस बुरे आदमी से पूछा जिसकी दुकान वह थी जहाँ से उसने म्यान खरीदा था। अल्पविराम, सबसे बढ़िया इस तरह थी वह दिशा, पहले बाएं मुड़े आपको मिल जाएगा, इसमें शियानह के साथ एक बड़ा बोर्ड होगा। बुरे आदमी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद दक्ष को जवाब दिया। बुरे आदमी की ओर एक सोने का सिक्का फेंकते हुए दक्ष उस दिशा में चला गया जिसके बारे में उसने बात की थी। बुरे आदमी ने सोने का सिक्का पकड़ा और दक्ष की तरफ देखा आश्चर्य से कि आखिर हुआ क्या। उसे समझ में नहीं आया कि दक्ष ने उसे सोने का सिक्का क्यों दिया जबकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी। क्या वह व्यक्ति दुश्मन नहीं था? उसे नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन उसने सोने का सिक्का अपनी जेब में रख लिया क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। रेस्तरां चलते हुए दक्ष ने एक सीट ली और ऑर्डर का इंतजार करने लगा। उसके कपड़ों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। रेस्तरां के अंदर बैठे लोग धीरे धीरे उठकर जाने लगे। वेटर और रेस्तरां का मालिक भी पीछे के दरवाजे से भाग गए, केवल दक्ष को अंदर छोड़ दिया। आह, कितनी घटिया सेवा है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उठकर वे इस तरह से बाहर निकल गया। उसने रेस्तरां से देखा, अपनी ज्वलंत बर्फ तलवार निकालकर वह तलवार की मुद्रा में आ गया। अगर यह जगह एक भी ग्राहक का ख्याल नहीं रख सकती तो क्या इसका अस्तित्व रहने लायक है? उन्होंने आह भरते हुए कहा। अपनी तलवार की एक लहर से उसने रेस्तरां की पूरी इमारत को नष्ट कर दिया और फिर वहां से निकल गया। शहर के नेता कहाँ हैं? इतना विनाश हो चुका
है लेकिन वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। दक्ष ने शहर से गुजरते हुए बड़बड़ा, उसे शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति पसंद था और वह था गार्डों का नेता। उसने दूसरे गार्डों को भी भाग जाने दिया ताकि वे अपने नेताओं को सूचित कर सके। उसे उम्मीद थी कि अब उसे घेर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डरे हुए नागरिकों के अलावा उसने किसी को नहीं देखा। नव के नागरिकों से भी ज्यादा डरे हुए थे, उनकी एक झलक भी नहीं दिखी। इस शहर को इस तरह से लूटना बहुत आसान है। दुर्भाग्य से मैं इस दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा, मुझे उनके पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दक्ष ने आ भरते हुए कहा। हम ये उसने अचानक कहा जब उसने दीवार पर एक पोस्टर देखा, सदी की नीलामी। वह तारीख कल नहीं है, अगर नीलामी कल है तो सामान पहले से ही नीलामी हॉल के अंदर होना चाहिए। उन्हें सदी की नीलामी कहना बहुत साहसिक है। मुझे आश्चर्य है कि उनके पास इस शीर्षक को सही ठहराने के लिए क्या खजाने हैं। दक्ष ने पोस्टर पर नजर डालते हुए कहा। उसने पोस्टर पर इमारत देखी और सोचा कि यह नीलामी घर होगा। नीलामी घर की दिशा जानने के लिए वह नजदीक के घर तक गया और दरवाजा तोड़ दिया। उसके आसपास की सड़क पर कोई नहीं था, इसलिए वह किसी से पूछ नहीं सकता था। उसके पास रास्ता जानने के लिए लोगों के घरों के अंदर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह निकटतम घर के अंदर घुसा, उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला अपने छोटे बच्चे को गले लगाए कांप रही थी। उनके लिए कुछ बुरा महसूस करते हुए उसने बात करना शुरू किया। मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मुझे बस डोनेक्स नीलामी घर का रास्ता चाहिए, बस मुझे बता दो और मैं चला जाऊंगा, उसने महिला से कहा। महिला अभी भी डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी और पीले चेहरे के साथ उसे जवाब दे रही थी। उसे जाते हुए देखने के बाद ही वह शांत हुई। दक्ष नीलामी घर पर पहुंचा जो शहर के दूसरे प्रवेश द्वार के पास था। नीलामी घर वैसा ही लग रहा था जैसा तस्वीर में था। यह एक लाल रंग की इमारत थी जिसके धातु के दरवाजे थे जिन्हें तोड़कर अंदर जाना मुश्किल लग रहा था। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि गेट लोगों को अंदर आने से रोक सकते हैं? दक्ष ने दरवाजे के करीब आते हुए कहा। वह ताले के छेद से अंदर देखने लगा, फिर गायब हो गया और दरवाजे के दूसरी ओर प्रकट हुआ। अपनी बाहें फैलाते हुए दक्ष ने जम्हाई ली और इमारत के अंदर जाने लगा। वहीं रुक जाओ, तुम कौन हो? डोनेक्स नीलामी घर के अंदर घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दक्ष ने अंदर से सिर्फ 2 कदम ही रखे थे कि उसे अपने आसपास से एक गहरी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज हर तरफ से आ रही थी। इधर उधर देखने पर दक्ष को कोई नहीं मिला। ये पता लगाना मुश्किल था कि आवाज कहां से आ रही थी। यदि तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम छिपना क्यों नहीं छोड़ देती? दक्ष ने शांत स्वर में उत्तर दिया और जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। ऐसा लगता है कि तुम मौत के लिए उत्सुक हो। ऐसा लगता है कि हमारे डोनेक्स साम्राज्य की प्रतिष्ठा के बावजूद कुछ चोर खजाने की तलाश में आना कभी बंद नहीं करेंगे। हालांकि मुझे कुछ कीटों की उम्मीद थी, तुम भी पहले नहीं हो। दालान में एक गहरी आह गूंजी। रहस्यमय अभिनय करना बंद करो बूढ़े आदमी, जब मैं ऐसा करना शुरू करूंगा तो तुम रोने लगोगे। बस मुझे बताओ कि सभी खजाने कहाँ रखे हैं और मैं तुम्हें रहने दूंगा। दक्ष ने शांति से कहा। पुरुषों, उसे मार दो और उसके शरीर को बाहर फेंक दो, गहरी आवाज ने कहा और फिर शांत हो गई। दक्ष के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई दी। जब वह गायब हो गया, वह दालान के दूसरी ओर दिखाई दिया और एक खाली जगह की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने हवा में कुछ पकड़ा। इससे पहले कि वह अपना हाथ जमीन पर गिराता, उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया था जिससे एक आदमी का शव दिखाई देने लगा था। दक्ष अब तक पतली हवा को थामे हुए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी की गर्दन पकड़ रखी थी जो जमीन पर गिरकर दर्द से करा रहा था। हाँ कैसे? आदमी ने चेहरे पर अविश्वास का भाव लाते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं रहस्यमय हरकतें करने लगूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, दक्ष ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान आ गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक पल में अधेड़ उम्र के आदमी की गर्दन कुचल दी। यह बचकानी छुपने की तरकीबें मेरी दिव्य बुद्धि के सामने बेकार हैं। तुमने इस चाल का इस्तेमाल करने के लिए गलत दुश्मन को चुना है। दक्ष ने बुदबुदाते हुए उस आदमी की गर्दन छोड़ी और खड़ा हो गया। मध्यम आयु का व्यक्ति जमीन पर मृत पड़ा था जबकि दक्ष उसके शरीर के सामने खड़ा था। सीधे सामने देखते हुए उसने गंभीरता से कहा, क्या तुम खुद ही छाया से बाहर निकलोगे या मुझे तुम्हें ढूंढकर कुचलना होगा जैसे मैंने अपने पीछे इस आदमी को कुचला है? 10 लोग उसके सामने ऐसे प्रकट हुए जैसे वे हवा से प्रकट हो गए हो। तुम दोनों जो अभी भी छिपे हुए हो, क्या मैं तुम्हें एक विशेष निमंत्रण दूं? दक्ष ने खड़े होकर अपनी बाएं ओर देखा और पूछा। 2 और आदमी अचानक उसके सामने प्रकट हुए। तुम शायद इस जगह से बाहर नहीं गए हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। मैं गन स्क्वाड से हूँ। मैंने बाहर के आधे शहर को नष्ट कर दिया है और मैंने शायद तुम्हारे नेता को भी मार दिया है। दक्ष ने अपने पीछे पड़े शव पर नजर डालते हुए कहा। अब तुम्हें एक बात तय करनी है, क्या तुम्हारे लिए खजाने को सुरक्षित रखना अधिक महत्वपूर्ण है या अपने जीवन को बचाना? उसने गहरी आवाज में पूछा। जो लोग सोचते हैं कि सत्ता के प्रति वफादारी उनके लिए अपनी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वे आगे आए और मुझ पर हमला करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सभी 10 कदम भी आगे बढ़ने से पहले ही मर जाएंगे। जो लोग सोचते हैं कि उनकी जान ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे वह जगह बताएं जहां इस नीलामी घर
में कल नीलाम होने वाले खजाने रखे हुए हैं, उन्होंने आगे कहा, और अपनी नज़र सभी पर घुमाई। जब मुझे वह मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं तो मैं चला जाऊंगा, तुम जीवित रहोगे और कई लोगों की जान बच जाएगी। गार्डों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। सभी 12 लोग दक्ष से धीरे धीरे दूर चले गए और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। दक्ष शांतिपूर्वक उन लोगों के पीछे चला गया। उसे यकीन नहीं था कि वह इस दुनिया में अपने लिए कुछ भी उपयोगी पा सकेगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई। अगर उसे कोई दुर्लभ खेती संसाधन या कुछ भी मिल जाए जो उसकी युद्ध भावना को जगा सके तो वह काफी होगा। हथियारों के मामले में उसके पास पहले से ही 2 सबसे अच्छे हथियार थे, ज्वलंत बर्फ की तलवार और कुछ और भी खास समय की भगवान ग्रेड तलवार। वह 5 स्वर्ण ग्रेड हथियारों में से एक का गौरवशाली मालिक था जो अभी भी अस्तित्व में थे। जैसे ही वह लोगों के पीछे चल रहा था उसे अचानक कुछ याद आया। वह समय की तलवार की क्षमता के बारे में सोच रहा था और उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में इस क्षमता की वास्तविक संभावनाओं को नहीं समझ पाया था। अगर वह वास्तव में समय में पीछे जा सकता था तो उसकी यादों के अनुसार क्या वह अपने पुनर्जन्म से पहले के समय में वापस नहीं जा पाएगा? क्या वह वापस धरती पर नहीं जा सकता? ऐसा लग रहा था कि यह एक संभावना है, लेकिन वह अब वापस नहीं जाना चाहता था। उसे अब ये जीवन उसकी असली जिंदगी जैसा लग रहा था। जहां तक उसकी पुरानी जिंदगी की बात है तो वह पहले ही खत्म हो चुकी थी। यदि वह समय में पीछे भी चला जाए तो भी वह केवल 24 घंटे ही जीवित रह पाएगा। उसके बाद उसका पूरा अस्तित्व इतिहास से मिटा दिया जाएगा, जो निश्चित रूप से इसके लायक नहीं है। जूनन सैद्धांतिक रूप से अगर मैं समय की तलवार का उपयोग करके अतीत में वापस चला जाऊं तो मेरे नष्ट हो जाने के बाद तुम्हारा और अनुभूति का क्या होगा? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब उस क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से तुम्हारे हाथ में नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पास कई महत्वपूर्ण चीजें हासिल करने के लिए हैं। इससे पहले कि तुम खत्म होने के बारे में सोचो, कई महत्वपूर्ण जीवन तुम्हारे विकास पर निर्भर करते हैं। जुन ने सख्त लहजे में दक्ष से कहा, कई महत्वपूर्ण जिंदगियां मुझ पर निर्भर है। मेरा परिवार तुम्हारा मतलब है, ये सच है। मुझे अभी भी उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय खोजने की जरूरत है। मुझे जल्द ही अपनी आंतरिक दुनिया बनाने में सक्षम होना चाहिए, फिर मैं अपनी आंतरिक दुनिया के अंदर एक पूरे शहर को स्थानांतरित करने में सक्षम हो जाऊंगा। वे वहां खुशी से रह सकते हैं। यह एक वास्तविक दुनिया होगी जो मेरे मरने के बाद भी मिट नहीं पाएगी। दक्ष ने एक स्पष्ट स्वर में कहा। तारांकित दक्ष का शरीर बंद कब्र के अंदर जमीन पर पड़ा था। उसकी चेतना उसके नए शरीर में आत्मा की दुनिया के अंदर थी, लेकिन उसका असली शरीर अभी भी यही था। प्राचीन अंगूठी अभी भी उसके हाथ में थी, जो हमेशा की तरह शानदार लग रही थी। अंगूठी के अंदर कई रहस्य थे और कई क्षेत्र थे। कई क्षेत्रों में से एक क्षेत्र जानवरों का क्षेत्र था, जहां उसके जानवर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे थे और दुर्लभ जड़ी बूटियां खा रहे थे। इस समय लिटिल स्नो बहुत उत्सुकता से कुछ देख रही थी। दिल खाने वाले कीड़े ने भी उसी दिशा में नजर डाली जिस ओर लिटिल स्नो देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि दूसरा जानवर भी देख रहा था, क्योंकि एक दिलचस्प घटना घट रही थी। ओरियन और स्नैक मोनाक के बीच लड़ाई होने वाली थी। हालांकि यह एक दूसरे के कौशल का परीक्षण करने के लिए एक दोस्ताना मुकाबला था, लेकिन यह उनके लिए मनोरंजन का एक रूप बन गया था, क्योंकि उनमें से कोई भी कुछ समय में बीस्ट क्षेत्र से बाहर नहीं गया था। स्नैक मोनाक के सुझाव पर जानवरों ने एक छोटा सा टूर्नामेंट आयोजित किया था। सेमीफाइनल थे जिसमें ओरियन और स्नैक मोनाक ने क्रमशः जीत हासिल की। अब ये फाइनल होने वाला था जिसमें दक्ष के शीर्ष जानवर एक दूसरे का सामना करने वाले थे। लिटिल स्नो को छोड़कर हर जानवर ने लड़ाई में हिस्सा लिया था। स्नैक मोनाक ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया है, इस बहाने का उपयोग करते हुए कि वह नर नहीं थी। उसने इस घटना के बारे में बात की कि यह केवल पुरुषों के लिए है। यह मुख्य रूप से उससे लड़ने से बचने का बहाना था, क्योंकि वह अभी भी उससे भयभीत था। उसके बारे में बस कुछ ऐसा था जिससे उसके वंश को डर लगता था। उसने अन्य जानवरों के सामने अपनी महिमा दिखाने के लिए इस आयोजन का निर्णय लिया था और वह लिटिल स्नो से पराजित होकर जितना पाया था उससे अधिक होना नहीं चाहता था। चलो छोटे पिल्ले, ये पिता तुम्हें पहले हमला करने का मौका दे रहा है, तुम क्यों डर रहे हो? ये राजा जानता है कि जब मैं स्वर्ग में था तब उसने हजारों अमर प्राणियों को मार डाला था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा। चिंता मत करो, अपने इस पिता पर हमला करो ताकि मैं तुम्हें जल्दी हरा सकूं और जानवरों का राजा कहला सकूं। सांप सम्राट ने मजाक करते हुए कहा। छोटे फ्लफी, देखो और इस राजा के आकर्षण से आश्चर्यचकित हो जाओ कि मैं कैसे लड़ता हूं, उसने जुन से कहा और फिर जोर से हंस पड़ा। ओरियन ने बस सांप सम्राट को अजीब तरह से देखा, जैसे कि वह अभी भी उसके अजीब व्यवहार को समझने में असमर्थ था। अपना सिर हिलाते हुए ओरियन छाया में बदल गया और सांप सम्राट की ओर भाग गया। तारांकित क्षेत्र के अंदर हो रही थी उसके दूसरे रिंग में भी कुछ और हो रहा था। दक्ष की नकली दुनिया की अंगूठी के अंदर एक नकली दुनिया मौजूद थी। भले ही इसे नकली दुनिया कहा जाता था, लेकिन ये किसी असली दुनिया से कम नहीं थी। बस फर्क इतना था कि यह उसकी अंगूठी के अंदर एक अलग जगह के अंदर थी। फ्रेंड्स, आप सभी
सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे अप चैनल और नोबल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल नोबल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। बंज जगह जहां तेज प्रताप और अन्य लोगों द्वारा बनाया गया एक साधारण घर था, अब एक उचित शहर की तरह लग रहा था। आत्मा परियों ने इसे अपना घर बना लिया था। अब यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी और यह कुछ हद तक भीड़भाड़ वाला भी लग रहा था, जिससे लोगों को अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। नकली दुनिया में बनाए गए लन कबीले के भवन के अंदर जू मेई, मिंगू, झकविंग और बाकी सभी लोग एक कमरे के अंदर बैठे थे। इतना समय हो गया है लेकिन उसने हमें बाहर नहीं बुलाया है, क्या वह ठीक है? तुमने कहा था कि जब उसने तुम्हें यहाँ भेजा था तो वह किसी संघर्ष में लग रहा था, उसने किसी को बाहर नहीं बुलाया, मुझे चिंता हो रही है, मिंगू ने कहा, ये सोचते हुए कि दक्ष को क्या हुआ होगा। दक्ष के पिता लो जुन ने गंभीरता से खड़े होकर कहा, हम यहाँ बैठकर उसके साथ कुछ होने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें कार्रवाई करनी होगी। हम क्या कर सकते हैं? तेजा प्रताप ने अपने बेटे से पूछा। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। क्या ऐसा कुछ था जो वे कर सकते थे? उनके लिए क्या संभव था? वे यहाँ से दक्ष से संपर्क नहीं कर सकते थे, उन्हें यहाँ से जाने के लिए ताकत की जरूरत थी, लेकिन वे भी मजबूत नहीं थे। वह नहीं जानता था कि इंतजार करने के अलावा और कुछ किया जा सकता है या नहीं। एक काम हम कर सकते हैं, आपातकालीन पोर्टल ढूंढना। इन विशेष स्थानों में वास्तविक दुनिया में जाने के लिए एक आपातकालीन पोर्टल भी है, मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था, हमें बस उसे ढूंढना है। महेंद्र प्रताप ने दृढ़ निश्चय भरी आंखों से सभी से कहा, कैसे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये दुनिया वास्तविक दुनिया जितनी ही बड़ी है, यहाँ समुद्र, नदियाँ, जंगल और सब कुछ है। हालांकि हमारे अलावा कोई अन्य जीवन रूप नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हमारे लिए इस विशाल दुनिया में एक भी पोर्टल ढूंढ पाना संभव है? तेज प्रताप ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर से पूछा, मुझे नहीं पता कि हम उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि हमारे लिए ऐसा करना संभव है या नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, हमें उसे ढूंढना होगा, हमें उसके लिए किसी भी कीमत पर ऐसा करना होगा। उसकी जान को खतरा हो सकता है, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, बुरी चीजों के होने का इंतजार करते हुए हमें पोर्टल ढूंढना होगा, भले ही वह सुरक्षित हो, फिर भी हमें भविष्य में स्थिति के लिए उसे ढूंढना होगा। महेंद्र प्रताप ने कहा, मैं सहमत हूँ। मिंग्यू ने खड़े होकर कहा, मैं भी सहमत हूँ, हमें ये पता लगाने का कोई तरीका ढूंढना होगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और मदद करनी होगी। जेक्विन ने भी दृढ़ता से कहा, हम भी मदद करना चाहते हैं। जू और मैंने भी कहा। एक के बाद एक सभी ने इस विचार के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की। जल्द ही ये तय हो गया कि सभी लोग ऐसा करेंगे, वे पोर्टल की तलाश में दूर दूर तक जाएंगे और जब कोई व्यक्ति पोर्टल खोज लेगा तो वे दूसरों को इसकी जानकारी देंगे। न केवल लन कबीले के सदस्य और दक्ष की महिलाएं बल्कि आत्मा परिया भी इस प्रयास में मदद करने के लिए सहमत हो गई। कुछ ही समय में यह निर्णय लिया गया कि यहाँ के सभी लोग आपातकालीन पोर्टल की तलाश में जाएंगे। रानकन ताराकन पशु क्षेत्र में रान और सर्प सम्राट के बीच लड़ाई चल रही थी। हालांकि स्नेक मोनाक अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके समय रहते ओरियन को रोक सकता था, लेकिन ओरियन उसे कोई मौका नहीं दे रहा था। ओरियन इतना तेज था कि स्नेक मोना को भी अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने के लिए उस पर नजर बनाए रखने में काफी मुश्किल हो रही थी। हाँ, लगता है तुम्हारी क्षमताएं बुरी नहीं है नन्हे पप्पी, इस जगह की जड़ी बूटियों ने तुम्हारे विकास में बहुत मदद की होगी, तुम अभी भी अपने पिता के खिलाफ जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो छोटे पप्पी, सांप सम्राट ने मजाक में कहा, क्योंकि वह छोटा होने लगा था ताकि वह तेजी से आगे बढ़ सके। लेकिन तभी ओरियन के मुंह से एक छाया की गेंद निकली और सांप सम्राट की ओर बढ़ी। इससे पहले कि वह बच पाता, सांप सम्राट को शैडो की गेंद ने मारा। चूंकि वह आकार में छोटा हो गया था इसलिए ये झटका बहुत ज्यादा भयानक साबित हुआ, क्योंकि वह पीछे की ओर उछला और एक पेड़ से टकरा गया। ये चोट लगी। स्नेक मोनाक ने फिर से उड़ना शुरू करते हुए कहा, इसकी त्वचा में रक्षात्मक गुण भी थे जिसने उसे अधिकांश प्रभावों से बचाया। इससे उन्हें गंभीर चोट तो नहीं आई लेकिन उन्हें दर्द जरूर महसूस हुआ। तारकनाथ का उल्टा गार्डों को स्थिति के बारे में सूचित किया। कमरे का दरवाजा खुला था, सारे खजाने अंदर हैं, तुम अंदर जा सकते हो और जो चाहो देख सकते हो, गार्डों ने दक्ष से कहा और वे एक तरफ हट गए जिससे उसे कमरे में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए दक्ष अंदर चला गया। वह सीधे खजाने की ओर बढ़ गया। बाहर खड़े गार्डों को जानबूझकर अनदेखा कर दिया। उसे लगभग यकीन था कि गार्ड क्या करने जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसने उनकी प्रतिक्रिया देखने का फैसला किया। जैसे ही दक्ष कमरे में दाखिल हुआ उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे बंद थे। खजाने के साथ अंदर रहो और हमारे नेताओं के यहाँ आने का इंतजार करो, जब दरवाजा खुलेगा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। पहरेदार बाहर हंसे जैसे कि वे दक्ष का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसे खजाने वाले कमरे में फंसा दिया था। ये बेवकूफ है जैसा मैंने सोचा था। जो भी हो, उनके चेहरे पर जो भाव है वे इसके लायक होंगे। दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। उसे गायब होने में एक सेकंड भी नहीं लगा। कुछ मिनट बाद जब दरवाजा खुला तो खजाना कक्ष एक बार फिर खाली हो गया। दक्ष सामने के दरवाजे से खजाने के कमरे में चला गया। उसके हाथ में ज्वलंत बर्फ की तलवार थी जो खून से लथपथ थी। उसकी तलवार से खून की छोटी छोटी बूंदें टपक कर जमीन पर गिर रही थी। उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था, मानो वह जो कुछ भी कर रहा था वह उसके लिए सामान्य था। तलवार को पोंछ हुए
हुए उसने उसे वापस म्यान में रख लिया और फिर वह उन खजानों को खंगालने लगा जो नीलाम होने वाले थे। मुझे उनमें से किसी एक को जीवित छोड़ देना चाहिए था ताकि वह मुझे बता सके कि इनमें से अधिकतर चीजें क्या है। उसने बुदा या क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो इनमें से अधिकतर चीजों को नहीं पहचानता। ये यहाँ कैसे है? जून ने अचानक कहा जब वह दक्ष के पास आए। यहाँ क्या है? मुझे मत बताओ कि यहाँ एक लॉ है। दक्ष ने उत्साह से पूछा, ये कोई लॉ नहीं है लेकिन कुछ बहुत अच्छा है। क्या तुमने वह सड़ा हुआ सेब देखा है? जून ने दक्ष से पूछा। हाँ, मैं सोच रहा था कि यह यहाँ क्या कर रहा है। क्या ये चीज खास है? दक्ष ने पूछा और उसने एक सेब उठाया जो पूरी तरह से सड़ा हुआ लग रहा था। हाँ, ये दुर्लभ सफलता वाला फल है, क्यों बढ़ाने वाला फल। इसे खाने के बाद आपको क्यों मिलेगा जो आपको सफलता पाने में मदद करेगा। इसे ले लो, जब आप सुरक्षित हो तो आप इसे रास्ते में खा सकते हैं। इसके अंदर की ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि आप मेजर रियल ब्रेकथ्रू से भी ज्यादा हासिल कर सके। इसे खाने के बाद आप एक स्काईरियम कल्टिवेटर बन जाएंगे। जुन ने दक्ष से कहा, क्या बकवास है? क्या यह मुझे लगभग उसी स्तर पर ला सकता है जो मैं वास्तविक दुनिया में था? अगर यह इतना दुर्लभ है तो मुझे इसे बचाकर रखना चाहिए और वास्तविक दुनिया में वापस जाने पर इसका उपयोग करना चाहिए। दक्ष ने सड़े हुए सेब को देखते हुए कहा जैसे वह किसी खजाने को देख रहा हो, लेकिन ये सड़ा हुआ है, क्या इसका असर अब भी वैसा ही होगा? दक्ष ने जून से पूछा, ये सोचकर कि क्या फल अभी भी ठीक है? इसकी हालत वाकई खराब लग रही थी। दक्ष ने जून से पूछा, ये सड़ा हुआ नहीं है, ये चीजें ऐसी ही दिखनी चाहिए। चिंता मत करो, इसका सेवन करना पूरी तरह से सुरक्षित है और इसकी दक्षता भी अच्छी होनी चाहिए। जून ने दक्ष को जानकारी दी। फल को देखते ही दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह वास्तविक दुनिया में एक आकाशीय क्षेत्र साधक था, इसलिए उसे सफलता प्राप्त करने के लिए अब की तुलना में बहुत अधिक क्यूई की आवश्यकता थी। इसलिए यह फल उसे वास्तविक दुनिया में एक बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकता था। फिर भी यह एक खजाना था जो उसे वास्तविक दुनिया में एक शीर्ष आकाशीय क्षेत्र साधक बना सकता था जहां तक वह समझ सकता था। कसन ने अपनी बात जारी रखते हुए उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। यह फल तुम्हारी दुनिया में नहीं लाया जा सकता। अगर यह वहां है तो यह नष्ट हो जाएगा। ये केवल उस दुनिया के वातावरण में ही रह सकता है जहां ये होगा था। अगर तुम इसे किसी दूसरी दुनिया में ले जाओगे तो इससे पहले कि तुम इसे अपने होठों से छू सको यह अपनी सारी क्यूई खो देगा। जुन ने दक्ष को सूचित किया जिससे उसकी उम्मीदें टूट गई, लेकिन उसने आगे कहा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हुआ अगर आप इसे वास्तविक दुनिया में उपयोग नहीं कर सकते? आप इसे यहाँ उपयोग कर सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप जितना हो सके उतना मजबूत बने ताकि परीक्षण को तेजी से पूरा कर सके? निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, जून ने कहा। जब उसने दक्ष को निराश देखा, एक गहरी सांस लेने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिलाया। ये सही है, आगे जो होने वाला है उसके लिए मुझे ताकत की जरूरत है। बमिल मजबूत होने जा रहा है और मुझे पूरे ड्रैगन स्क्वाड का भी सामना करना होगा। मैं एक तरह से 2 राज्यों का सामना कर मुझे ताकत की जरूरत है। उसने बुदबुदाया और आशावादी रूप से सोचना शुरू कर दिया। यह अच्छी बात है कि तुम्हें इसके बारे में पता था। यह एक अविश्वसनीय साधना संसाधन है। मैं इसे देखने के बाद कभी नहीं पहचान पाता। क्या तुम्हें कोई और चीज पता है जो मददगार हो सकती है? उसने जुन से पूछा। मैं और कुछ नहीं पहचानता, लेकिन वे सभी महत्वपूर्ण मूल्य की चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इन चीजों की आवश्यकता है। परीक्षण को समाप्त करने के लिए आपको राजा बनना होगा और एक बार जब आप राजा बन जाते हैं तो क्या आपको वास्तव में खजाने की कमी होगी? इस दुनिया में एकमात्र चीज जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है वह है लरब, लेकिन इसका स्थान अभी भी अज्ञात है। शायद हम इसे अगले सेकंड में पा लेंगे या हम इसे कभी नहीं पा सकेंगे। जो भी हो, यह चीज वास्तव में दिलचस्प है। जुन ने दक्ष को जवाब दिया, सच है, हथियार और बाकी सब बेकार है। जहां तक रक्षा की बात है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ भी सेंट ग्रेट फीनिक्स ब्लड रोग की तुलना कर सकता है। हालांकि मुझे अभी भी अपनी युद्ध भावना को जगाने के लिए कुछ चाहिए। यहाँ एक खजाना उपयोगी हो सकता है। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, मुझे मदद चाहिए, मैं देखूंगा कि इस जगह पर कोई जीवित है या नहीं। दक्ष ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। वो नीलमी हॉल में ये देखने गया कि क्या कोई ऊपरी मंजिलों पर रह गया है और उसे लोग मिल गए। वास्तव में उसे बहुत सारे लोग मिले। हालांकि यहाँ कोई गार्ड नहीं है। जाहिर है सभी गार्डों को उसने मार डाला था। जहाँ तक लोगों की बात है वे यहाँ छिपे हुए थे। तुम में से कौन यहाँ के खजानों के बारे में सबसे अधिक जानता है? जवाब दो, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। दक्ष ने लोगों को डराने के प्रयास में गरजते हुए कहा। सभी लोग एक स्वर में पीछे बैठे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने लगे। उस आदमी को गर्दन से पकड़कर दक्ष उसे खजाने के हॉल में ले। यहाँ मुझे हर व्यक्ति के बारे में बताया गया है और यह क्या कर सकता है? दक्ष ने डायग्नोस्टिक्स की सलाह दी है और उस आदमी को मूर्ति के सामने जमीन पर पटक दिया है, जहां वह आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और उत्साही नजरों से दक्ष की बात पर सहमत हो गया। ये गोलियत रिंग है। अगर आप कल्टर हैं तो यह आपके सामने वाले हिस्से में कई कीमत पर एक प्रतिबंध हो सकता है। अगर आप कल्टर नहीं हैं तो आप इसे सक्रिय कर सकते हैं। क्यूई क्रिस्टल की जरूरी बात यह है कि आदमी ने जो एक मूर्ति बनाई थी उसे हटा दिया। इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया और बताया कि यहाँ एक व्यक्ति क्यूई क्रिस्टल कहाँ से अंगूठी बना सकता है जिससे ताकत मिल सके। इसके अलावा एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु के